अब देखिए प्रोबेबिलिटी के सीधे से सवाल में आपको एक टेबल दे रखा है, रैंडम वेरिएबल x की रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज हमें बता रखी हैं और हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रैंडम वेरिएबल x जब 2 के इक्वल होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। दैट मींस हम टेबल देख करके साफ साफ बता सकते हैं कि जब x की वैल्यू 2 है तो प्रोबेबिलिटी ट्वाइस ऑफ k है। बस मुझे ये k जो अननोन है वो निकालना है। उसके लिए मैं जानता हूँ कि इसका टोटल सम यानी सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर हम ऐड करें तो वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना बनेगा, 4k प्लस 0.2 इक्वल्स टू 1। मुझे k की वैल्यू कितनी दे देगा, 0.2 को आप इधर ले जाइए, ये बन गया 0.8 डिवाइड बाय 4, दैट मीन्स 0.2। k निकल गया तो हमें 2k कितना मिल जाएगा, 0.4, जो कि होता है 4/10, जो कि मेरे आंसर बी को करेक्ट कर देगा। एलपीपी के इस प्रॉब्लम में आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस फंक्शन की और कंस्ट्रेंट्स हमें तीनों गिवन है। सबसे पहले तो मुझे इनको ग्राफिकली प्लॉट करना चाहिए। आसान तरीका क्या रहेगा इस इक्वेशन को प्लॉट करने का, मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि बड़े आसान तरीके से हम प्लॉट कर सकते हैं। अब आप देखिए ये इंटरसेप्ट फॉर्म मुझे इक्वेशन ऑफ द लाइन जो दे रहा है उसमें मैं इसको 3,0 ले लूंगा क्योंकि x के ऊपर 3 इंटरसेप्ट है, y के ऊपर 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 0 4। ओके, इनको ज्वाइन करवाते हैं तो हमें मिल गया ये वाली लाइन का ग्राफ। अब मैं देखना चाहता हूं कि इसका रीजन यानी सॉल्यूशन सेट कौन सी डायरेक्शन में होगा, इधर की तरफ होगा या इधर की तरफ। तो उसके लिए हम चेकिंग पॉइंट 0 0 डालते हैं, 0 + 0 लेस देन 12 जो कि ट्रू है, तो इसका मतलब इसका शेड उस डायरेक्शन में होगा जहां पर 0 0 लाई कर रही है। ठीक है, और जो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 होता है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही होता है, यानी कि ये वाला रीजन आ जाएगा। तो हमारा जो फिजिबल रीजन आया वो आ गया OAB लेट्स से। अब मुझे इन तीनों पॉइंट्स पर z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप देखिए ओरिजिन पर तो z की वैल्यू 0 होने वाली है और अगर इस पॉइंट पर निकालते हैं तो मैं x की जगह 3 पुट करता हूं तो ये 3 3 9 + 0 9 बनता है, और यहाँ पर 0 4 पुट करता हूं तो ये 0 हो गया और ये बन गया 20। तो मेरी मैक्सिमम वैल्यू हुई 20, जो कि मेरा ऑप्शन डी को करेक्ट कर देती है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसके लिए हमें मालूम है दो टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। एक होता है dy/dx + py = q, जिसमें p और q आर फंक्शंस ऑफ x या फिर कांस्टेंट्स होते हैं। ऐसे केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e⁻∫ ऑफ pdx। याद रखने का तरीका क्या है, क्योंकि p और q फंक्शंस ऑफ x हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू x ही यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं और विद रिस्पेक्ट टू x ही यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। दूसरी टाइप जो होती है जस्ट इसका अपोजिट है, x की जगह y और y की जगह x लिख दीजिए, तो ये बन जाएगा dx/dy + px = q, वेयर p and q आर फंक्शंस ऑफ y या फिर कांस्टेंट्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी e⁻∫ ऑफ pdy हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करते हैं। फाइन, सबसे पहले तो मुझे इसको पहचानना है कि ये टाइप कौन सी है, फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप। तो मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकाल लूंगा। तो अब अगर इस इक्वेशन का IF निकालना है तो मुझे सबसे पहले dy/dx निकालना चाहिए। वो कैसे मिल जाएगा, x + 2y² से। मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूं तो ये बना y/x + 2y²। अब देखिए इसको तो स्प्लिट नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ये मुझे देगा dx/dy और यहाँ पर आ जाएगा x + 2y² अपॉन y को मैं अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, इसको तो कैंसिल आउट कर देंगे। अब आप देखेंगे x/y को अगर मैं लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर करता हूँ तो ये बन जाता है -x/y, इधर आ गया, इक्वल्स टू 2y। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये सेकंड टाइप की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जहां पर अगर p की वैल्यू निकाली जाए तो वो है -1/y, x का कोफिशिएंट। ओके, अब मैं IF निकालना चाहता हूं यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो वो मुझे देगा e⁻∫ ऑफ -1/y की इंटीग्रेशन। अब 1/y की इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होती है, log ऑफ y हो जाएगी। अब इस माइनस को मुझे कंज्यूम करवाना चाहिए y की पावर बना करके बाय यूजिंग log की प्रॉपर्टी, तो ये बन जाएगा y की पावर -1। इसको मैं 1/y लिख सकता हूं, तो e⁻log ऑफ 1/y, क्योंकि e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं तो हमारे पास बचता है 1/y, जो कि मेरे ऑप्शन डी को करेक्ट कर देता है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने हैं, जो कि इस पॉइंट से ड्रॉ किया गया x एक्सिस पर। मान लीजिए ये x एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमें दे रखा है से a, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें 0 1 2 मालूम है। यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, लेट्स से इसको मैंने बोल दिया p पॉइंट। ये हो गया फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं। अब हम जानते हैं x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट्स k 0 0 टाइप्स होते हैं, y और z तो 0 होता है उस पर। अब देखिए k निकालने के लिए पहले मुझे AP के DRs निकालने होंगे, यानी डायरेक्शन रेशियोज। कैसे निकालेंगे, x2 - x1 यानी k, y2 - y1 -1, z2 - z1 -2। ये आ गए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन AP। अब देखिए x एक्सिस के DCs हम जानते हैं 1 0 0। ओके, तो डायरेक्शन रेशियोज भी इसी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अब क्योंकि AP परपेंडिकुलर है x एक्सिस के, इसका मतलब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। इसका मतलब k को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, k बाकी सब तो 0 हो गया, इक्वल्स टू 0। तो k 0 आ गया, दैट मींस ये पॉइंट हो गया 0 0 0। सो D बिकम्स द राइट आंसर।
माय डियर, इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट्स नहीं नंबर ऑफ पॉइंट्स बताने हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखिए -3 और 3 के लेफ्ट राइट और इनके बीच में ये फंक्शन लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस रहेगा इन तीनों इंटरवल्स में। प्रॉब्लम आएगी तो इन दो पॉइंट्स पर आएगी, तो इस पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए -3 पर एलएचएल के लिए ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, तो -3 पुट करने पर मुझे 6 मिलता है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन यूज करूंगा तो मुझे -3 पुट करने पर राइट हैंड लिमिट 6 मिल जाती है। और वैल्यू के लिए अगेन ये वाला फंक्शन यूज करेंगे बिकॉज x इक्वल्स टू -3 पर ये वाला फंक्शन है, तो -3 पुट करने पर मुझे 6 मिल जाता है। दैट मींस लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है, तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस रहेगा -3 पर। 3 पे कंटिन्यूटी के लिए एलएचएल के लिए मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे मिल जाती है यहाँ से -6। राइट हैंड लिमिट के लिए मुझे ये वाला फंक्शन चूज करना है, तो मुझे 20 मिल जाता है क्योंकि ये इक्वल नहीं है, सो 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस रहेगा। सो देयर इज जस्ट वन पॉइंट जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, सो बी इज द राइट आंसर। आपको यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स के। अब दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हमें उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होता है, तो यहाँ पर मैं आई जे के को फर्स्ट रो में लिखूंगा। डिटर्मिनेंट फॉर्म से हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। इस वेक्टर के कंपोनेंट्स बनेंगे 1 0 1, जे इसमें 0 है, इसमें भी जे 0 है, 1 0 -1 फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड किया जाता है। आई के साथ बनेगा 0 -0, ये तो खत्म हो गया, और जे के साथ माइनस लगा दिया जाता है। यहाँ बनेगा -1 और ये -1 यानी -2, और के के साथ 0 -0 ही आ रहा है। दैट मींस मेरा वेक्टर बन गया 2j कैप। नाउ रिमेंबर ये यूनिट वेक्टर नहीं है, ये हमने अभी परपेंडिकुलर वेक्टर निकाला है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाएगा, और मैग्नीट्यूड क्या होगा √2²। आई और के तो 0 है इसमें, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, j कैप। दैट मींस ये हुआ रिक्वायर्ड वेक्टर, जो कि मेरा ऑप्शन बी को करेक्ट कर देता है। इस क्वेश्चन के अंदर log x का डेरिवेटिव मुझे दिखाई दे रहा है 1/x। ओके, तो log x को मैं पुट करता हूँ t यहाँ पर, तो इसकी डिफरेंशिएशन 1/x हो गई, t के लिए dt लिख दिया, तो ये पूरा dx/x तो हो गया dt, और log x को मैंने t पुट करा था, क्या बन गया t²। इसकी इंटीग्रेशन जानते हैं रिवर्स पावर रूल से क्या होती है जी, t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 यानी -1 + c। ये आंसर आ गया हमारा, ये हो गया -1 अपॉन t + c, और t कितना है log x, तो b बिकम्स द राइट आंसर। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करें और वहां से आंसर निकालें। कभी कभी कॉन्सेप्ट भी लगा दिया जाता है और 2 सेकंड में जवाब आ जाता है। देखिए सीबीएसई 25 के सैंपल पेपर में ये सवाल आपसे इंटरवल पूछ रहा है जिसमें ex इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसका डेरिवेटिव ex ही होता है, और हम जानते हैं कि ex इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन, और डोमेन होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। दैट मींस x की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये नेगेटिव कभी नहीं होने वाला है। तो इंटरवल क्या हुआ, खुद रियल नंबर, दैट मींस -∞ से +∞। सो सी इज द राइट आंसर। वहीं अगर आप ध्यान रखें तो ex का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। एलपीपी के इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आपको कंस्ट्रेंट से ग्राफ नहीं बल्कि ग्राफ से कंस्ट्रेंट्स का पता लगाना है। तो ध्यान दीजिए, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से बड़े इजीली कर सकते हैं। xy > 0 सब में दे रखा है, ऑफ कोर्स ये तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज फिजिबल रीजन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 2x + y = 104 की। तो अगर मैं इसका ग्राफ देखूं तो आप देखेंगे कि इसको टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड किया गया है, तभी तो फिजिबल रीजन ये बन पाया। इसका मतलब ओरिजिन इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है तो वो तभी हो पाएगा जब मैं बोलूं 0 + 0 <= 104, तभी तो इसको ट्रू बनाएगा। तो इसका मतलब ये या फिर ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब इनमें एलिमिनेशन और लगाएं तो ये वाली इक्वेशन अगर हम देखें, दूसरी वाली x + 2y = 76, इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तभी तो ये इसको फिजिबल रीजन बना पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होना चाहिए, दैट 0 + 0 इज > 76। 0 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसको, तो ग्रेटर देन वाला करेक्ट है। सो सी बिकम्स द राइट आंसर। माय डियर, ये क्वेश्चन आपसे इस फंक्शन का डोमेन पूछ रहा है। दैट मींस आपको x की वैल्यूज बतानी है सच दैट ये फंक्शन डिफाइन हो सके। उसको बताने के लिए पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि cos इनवर्स x का डोमेन -1 से 1 होता है। दैट मींस x की वैल्यूज -1 से 1 के बीच में होती हैं। नाउ रिमेंबर ये x एक सिंबल है। मैं कहूं अगर cos इनवर्स z का डोमेन क्या है, तो भी आप बोल सकते हैं कि z लाई करेगा -1 से 1 के बीच में। अब हमारे इस क्वेश्चन में z जो है वो एक्चुअली में 2x - 1 है, तो मैं इसको बोल सकता हूं 2x - 1 विल लाई बिटवीन -1 एंड 1। यहां से मुझे इस x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले मैं -1 को तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, तो -1 यहां से करूंगा तो 0, ये हो जाएगा 2x और यहां बन जाएगा 2। अब मुझे यहाँ 2 भी खत्म करना है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं 0 से 1 के बीच में। ये हमारे आ गई x की वैल्यूज जो हमसे पूछी गई थी, तो आंसर बी करेक्ट हो जाता है। सवाल किया जा रहा है 2x2 ऑर्डर की कितनी मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं 1 2 3 4 को यूज करते हुए विद रिपीटिशन। मतलब ये कि आपको यहाँ पर 4 एलिमेंट्स को फिल करना है
और अगर यहाँ 3 यूज किया तो यहाँ पर 3 अगेन यूज हो सकता है एंड सो ऑन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब मैं इस प्लेस को 4 वेज में फिल कर सकता हूँ, इसको भी 4 वेज में, इसको भी 4 वेज में और इसको भी 4 वेज में फिल कर सकता हूँ। एंड बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं बोल सकता हूँ टोटल मिलाकर के 4 रेज टू द पावर 4 दैट इज 256 पॉसिबल वेज यानी पॉसिबल मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं। ध्यान रखिएगा आप इनको 4+4+4+4 मत कर दीजिएगा और आंसर 16 मत दे देना, वो गलत हो जाएगा। माय डियर, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम जान चुके हैं। सेम क्वेश्चन विद रिपीटेशन के अंदर हमारा आंसर 256 आया था, बट अब यहाँ पर वो बोल रहे हैं 2x2 मैट्रिसेस बनानी है, बट इन चारों डिजिट्स में कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि मैं पहले प्लेस को 4 वेज में, दूसरे प्लेस को 3 वेज में, इसको 2 वेज में और इसको 1 वे में फिल कर सकता हूं, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और कुल मिलाकर के बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं बोलूंगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 24 टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस बनाई जा सकती हैं इन चारों डिजिट्स को यूज करके विदाउट रिपीटेशन। इंटीग्रेशन के सीधे सरल से सवाल में ऑप्शंस को मद्देनजर रखते हुए अगर मैं cos 2x को cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x लिख करके करूं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर मैं ऊपर cos स्क्वायर x या फिर सिर्फ sin स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगाता तो तकलीफ होती। अब देखिए यहाँ पर बड़ा ही आसान हो गया इक्वेशन। cos स्क्वायर x के नीचे इसको अलग स्प्लिट कर दीजिए, न्यूमरेटर को मैं स्प्लिट करने की बात कर रहा हूँ। cos स्क्वायर x के नीचे जब ये जाएगा तो cos स्क्वायर कैंसिल होंगे, बचेगा 1/sin स्क्वायर जो कि होता है कोसेकेंट स्क्वायर x, और इधर जब इसको स्प्लिट करेंगे तो sin स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर बच जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली जानते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है माइनस cot x और सीकेंट स्क्वायर की होती है tan x। ये आ गया हमारा आंसर माइनस cot माइनस tan प्लस सी। ऑप्शन डी मुझे दिखाई दे रहा है, सो दैट बिकम्स द राइट आंसर। सीबीएसई के सीधे से क्वेश्चन में आपको x का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पूछा जा रहा है, जो कि हम बड़े ही आसान तरीके से 2 स्टेप में कर सकते हैं। सबसे पहले मैं dx बाय dt फाइंड आउट करूंगा, यानी x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं तो a कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, और cos 4t की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस sin 4t हो जाएगी। तो ये sin 4t मैंने यहाँ लिखा, माइनस को यहाँ लिखा, एंड डोंट फॉरगेट 4t की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t भी करनी है, जो कि मुझे 4 दे देगा। अब b sin 4t की डिफरेंशिएशन भी वैसे ही हो जाएगी 4b into cos 4t, राइट। ये 4 आया इसकी डिफरेंशिएशन करके। अब आप देखिए यहाँ पर इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना है तो d2x बाय dt स्क्वायर मुझे क्या देता है, -4 है तो एज इट इज रहने वाला है, sin 4t की डिफरेंशिएशन cos 4t हो जाएगी, एंड डोंट फॉरगेट मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4t की डिफरेंशिएशन। सिमिलरली यहाँ पर अगेन cos 4t की डिफरेंशिएशन के लिए मुझे माइनस sin 4t मिल जाएगा, और 4t की डिफरेंशिएशन यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर -16 और -16 मुझे कॉमन मिल रहा है, तो अंदर बचता है a cos 4t प्लस b sin 4t। अब आप देखिए ये ब्रैकेट जो है एक्चुअली में और कुछ नहीं, वापस x के इक्वल हो जाता है, सो -16x बिकम्स द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट मींस d बिकम्स द राइट आंसर। क्वेश्चन में आपको इस फंक्शन के लिए वो वाली x की वैल्यूज बतानी है जहां पर ये फंक्शन का लोकल मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले f डैश x निकालना चाहिए। f डैश x मुझे यहाँ पर क्या देता है, x बाय 2 की डिफरेंशिएशन हाफ, 2/x के लिए पावर रूल लगाया माइनस 2/x स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं क्रिटिकल वैल्यूज निकालने के लिए, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट मींस x की वैल्यू मुझे यहाँ से +-2 मिलती है। इन वैल्यूज में से हम चेक करेंगे कि साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करूंगा, तो हाफ की डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2/x स्क्वायर के लिए अगेन पावर रूल लगाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा 4/x³ हो जाएगा, राइट। ये 2 आया, यहाँ से 2 into 2 4 हो गया। ओके नाउ इसके अंदर अगर मैं f डबल डैश -2 रखता हूं x की वैल्यू, तो आप देखिए यहाँ पर 4 - 2 होल क्यूब, जो कि वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, इतना पता चलना चाहिए नेगेटिव है या पॉजिटिव है। नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और अगर हम 2 निकालते हैं, 2 पुट करते हैं इसके अंदर, तो ये बन जाता है पॉजिटिव। दैट मींस x इक्वल्स टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, एंड देयरफॉर a बिकम्स द राइट आंसर। बिना लॉजिक के शॉर्ट ट्रिक से इसको इवन फंक्शन या फिर पैराबोला बनाकर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से मैनुअल फंक्शन बोल रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं। ध्यान दीजिए ये r प्लस से r प्लस डिफाइन है, तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ ही बनेगा, इसका नेगेटिव नंबर्स तो है ही नहीं। अब अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट से इसको बोलते हैं 1 1 है तो बिल्कुल ठीक है, अदरवाइज बाय डेफिनेशन बड़ी आसानी से fx1 को fx2 के इक्वल रख करके, यानी x1 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू x2 स्क्वायर प्लस 1 मुझे x1 इक्वल्स टू x2 दे देता है। या नेगेटिव नंबर्स मैं अवॉइड कर रहा हूं बिकॉज r प्लस पे ही डोमेन डिफाइन कर रखा है, तो इधर से रिजल्ट मिल जाता है कि ये फंक्शन 1 1 है। ऑन टू चेक करने के लिए मुझे इसका रेंज निकालना है, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मुझे गिवन है, तो यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो रेंज बन जाता है 1 टू इंफिनिटी, जो कि कोडोमेन r प्लस के इक्वल नहीं है। 0 से 1 के बीच की वैल्यूज के लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन नॉट ऑन टू है, सो a इज द राइट आंसर। माय डियर, ऐसे क्वेश्चन जिसमें इंटरवल बताना होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना चाहिए, और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया जाता है। 6x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12
इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करूंगा, यहाँ से मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा, वो मुझे आप देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाता हूँ तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 मुझे x की दो वैल्यूज देता है, -2 -1। जितनी वैल्यूज आती हैं उससे एक ज्यादा डिसजॉइंट इंटरवल्स यानी 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स बन जाएंगे नंबर लाइन पर। अब मुझे इन तीनों इंटरवल्स में साइन ऑफ डेरिवेटिव यानी इसका साइन चेक करना है। कोई भी पॉइंट उठाइए, -3 ले लीजिए, -3 x की जगह पुट करता हूं तो -3 प्लस 2 नेगेटिव, -3 प्लस 1 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं प्रोडक्ट उनका, तो ये पॉजिटिव आएगा यानी डेरिवेटिव का साइन इस इंटरवल में पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद ऑल्टरनेटली पॉजिटिव नेगेटिव चलते हैं बशर्ते यहाँ पर कोई पावर इवन ना हो। अगर इवन पावर होगी तो कैसे किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी। फिलहाल इस इंटरवल के अंदर क्योंकि डेरिवेटिव का साइन नेगेटिव है, दैट मींस इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, सो बी बिकम्स द राइट आंसर। 3D के इस क्वेश्चन में आपको दो लाइन से L1 L2 परपेंडिकुलर गिवन है, हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दैट L1 L2 अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये जिन वेक्टर्स के पैरेलल होती हैं यानी B1 B2 वो भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो इसका मतलब B1 B2 का डॉट प्रोडक्ट 0 रखते हैं तो वहां से हम P की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन से अगर इनको इक्वेट करता हूं तो मैं drs ऑफ द वेक्टर B1 B2 निकाल सकता हूं यानी ABCs। तो वो निकालने के लिए XYZ के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। तो यहाँ ध्यान देंगे x -1 अगर मैं इसको करता हूँ तो नीचे आ जाएगा -2, ये ऑलरेडी ठीक फॉर्म दे रखी है, ये भी ठीक है। समझने के लिए इसको z -0.1 बोल सकते हैं। ये मुझे मिल गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ B1 वेक्टर। इसी तरह इसमें B2 के डायरेक्शन रेशियोज निकालने के लिए मैं 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करता हूँ तो ये बनता है P, ये ऑलरेडी ठीक है, ये भी ठीक है, बस ये drs ऑफ B2 आ गए। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए i j k करते हैं तो -2p -3 + 7 = 0 रख दूंगा तो यहाँ से मैं P की वैल्यू 2 निकाल लेता हूँ, दैट मींस C इज द राइट ऑप्शन। sin x y = 1 को यूज करके dy by dx निकालने को बोला जा रहा है। अब अगर आप यहाँ पर दोनों साइड पर डिफरेंशिएट करके इसको cos x y और उसके बाद x y की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल इक्वल्स टू 1 की डिफरेंशिएशन 0 लिख के कर रहे हैं, थोड़ा लेंदी हो जाएगा 1 मार्क के हिसाब से। अच्छा रहेगा sin x y = 1 को अगर आप x y = sin इनवर्स ऑफ 1 लिख दें। अब यहाँ पर मैं अगर दोनों साइड पर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो x y की डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट रूल से x एज इट इज y की डिफरेंशिएशन y डैश प्लस y एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1 और sin इनवर्स 1 क्योंकि कांस्टेंट है उसकी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ से y डैश इक्वल्स टू मुझे -y/x दे देता है जो कि मेरे आंसर ऑप्शन डी को करेक्ट कर देता है। प्रोबेबिलिटी के सीधे से सवाल में आपको ई और एफ दो इवेंट्स दे रखे हैं और उनके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज मालूम है और यूनियन की प्रोबेबिलिटी मालूम है। हमें एफ गिवन ई की प्रोबेबिलिटी यानी ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिसके लिए हमें ये फॉर्मूला मालूम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन ई होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी जो गिवन होती है जो नीचे होता है उसकी प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करते हैं। अब मुझे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए मेरे को यूनियन मालूम है और रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज मालूम है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, एफ इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को हम ऐड करेंगे और उसमें से यूनियन की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया जाएगा। फाइन, तो ये वैल्यूज हमें मालूम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ मालूम है 0.3, ये मालूम है 0.1, तो ये बन जाता है 0.4 माइनस यूनियन। अरे ये तो 0 आ गया, इसका मतलब ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, एक साथ हो ही नहीं सकते हैं, तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी विल बी 0, सो डी बिकम्स द राइट ऑप्शन। वेल अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो 2 पावर x + 2 अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं तो डायरेक्टली बता देंगे कि इसकी इंटीग्रेशन ये होगी। कैसे, a पावर x की इंटीग्रेशन तो आप जानते हैं ना, a पावर x डिवाइड बाय log a होती है। फाइन, यहाँ पर a पावर x की जगह पर a पावर x + 2 है तो ये फॉर्मूला यहाँ पर जो लगेगा वो a पावर bx + c अगर आपके पास हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है log a से डिवाइड किया जाता है और साथ में इस लीनियर की डिफरेंशिएशन यानी b से भी इसको डिवाइड किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। बस ये वाला फॉर्मूला हमने डायरेक्टली यहाँ पर लगाया, b की जगह पर इस क्वेश्चन में 1 है वो दिखाई नहीं दे रहा है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वहीं कुछ बच्चे इसको 2 पावर x × 2 पावर 2 के तरीके से भी कर लेंगे, बट ठीक है ये गलत नहीं है, इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा। 2 पावर 2 को वापस आपको इसके साथ ऐड ही तो करना है पावर्स को। फाइन, इससे भी करके देखिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन गिवन है हमें इस फॉर्म में, हमें डीआर्स ऑफ दिस लाइन निकालने हैं यानी डायरेक्शन रेशियोज। ध्यान रखिएगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन पूछा जाए या फिर डीआर्स ऑफ द वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन पूछा जाए, एक ही बात होती है। अच्छा यहाँ पर अब मुझे सबसे पहले तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करना चाहिए स्टैंडर्ड बोले तो सिमेट्रिक फॉर्म में जहां पर एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट +1 होने चाहिए। उसके लिए मुझे इसको ऊपर नीचे 6 से डिवाइड करना चाहिए, इसको 3 से इसको 2 से, तो क्या बन जाएगा इक्वेशन x - 1/3 डिवाइड बाय 1/6 होगा। यहाँ 6 मत लिख दीजिएगा, 6 से डिवाइड कर रहे हैं हम, ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक है, बचेगा इससे, ये हो जाएगा सिमिलरली y + 1/3 डिवाइड बाय 1/3, द थर्ड पार्ट वुड बी z - 1/1/2। आप देख रहे हैं 1/6 1/3 1/2, ये मेरे ABC यानी DRs हो गए जो कि अभी मैच नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है इनका एलसीएम कितना है 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे केस में, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ 1 बनता है, ये बनता है 2 और ये बनता है 3 जो कि मेरे ऑप्शन
सी को करेक्ट कर देता है। लेटेस्ट सैंपल पेपर के अंदर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए 5 गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मींस हमें बी इनवर्स ए बी डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसके लिए मुझे दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहला ये कि मैं ए बी सी होल डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसका मतलब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बी इनवर्स ए और बी इनके तीनों के डिटर्मिनेंट्स। दूसरी बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट डी का डिटर्मिनेंट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर, दैट मींस 5 स्क्वायर, सो बी बिकम्स द राइट आंसर। अब देखिए सीबीएसई में पूछे गए सीधे से सवाल में आपको कार्टेशियन इक्वेशन निकालनी है लाइन की, जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है इस लाइन के। अब अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ इसको, तो मुझे x1 y1 z1 तो मिल गए, जिनको मैं इस कार्टेशियन इक्वेशन में पुट कर दूंगा। एबीसी यानी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस वेक्टर बी मुझे मिलेंगे ये वाले लाइन से, जिसको मुझे कन्वर्ट करना चाहिए r इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी टाइप्स में। ऑल्दो मुझे a की जरूरत नहीं है क्योंकि a वेक्टर तो मेरा ये वाला है, ठीक है। तो b वेक्टर निकालने के लिए यानी कि लैम्डा के कंपोनेंट्स, तो लैम्डा के साथ क्या क्या है, i प्लस जे प्लस 2k, यानी i प्लस जे प्लस 2k। मुझे ए बी सी से मतलब है ये वाले, ओके। बस मैं ए बी सी और ये x1 y1 z1 इसमें पुट करता हूँ, तो मुझे इक्वेशन क्या मिलती है, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस का ये प्लस हो जाएगा अपॉन b यानी 1 और z माइनस z1 यानी 2 अपॉन 2। तो मेरी इक्वेशन इनमें से डी करेक्ट हो जाती है। प्रोबेबिलिटी के इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में देखिए एबीसी तीन लोग मान लीजिए में दे रखे हैं जो कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं और उनके रिस्पेक्टिव प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। हमें निकालना है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब आप देखिए अगर तीन लोग मिलकर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो देयर आर डिफरेंट केसेस कि वो प्रॉब्लम कब कब सॉल्व हो सकती है। हो सकता है उनमें से कोई एक ही सॉल्व कर पाए, बाकी दो सॉल्व ना कर पाए। हो सकता है उनमें से कोई दो सॉल्व कर लें, एक सॉल्व ना कर पाए, या हो सकता है तीनों के तीनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। ये 7 केसेस हो सकते हैं जब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, ओके। अब एक तरीका तो मुझे ये कहता है कि मैं इन सातों केसेस की अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकालूं और सबको ऐड कर लूं, मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, बट ऐसा नहीं करेंगे हम, ओके। ये एक लेंथी तरीका हो जाएगा। रादर हम क्या करेंगे, हम पूरा सैंपल स्पेस बना सकते हैं। सैंपल स्पेस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस एक केस की कमी है इसके अंदर। वो कौन सा केस है, अब आप देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो तो हमने 7 केसेस बना दिए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। कब नहीं होगी, जब तीनों के तीनों ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, यानी ए बार बी बार सी बार। तो ये मिलकर के बनते हैं हमारे 8 केसेस इस सैंपल स्पेस में, और हम जानते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस क्या होती है, 1। तो अगर मुझे ये 7 केसेस की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो बजाय इन 7 केसेस की प्रोबेबिलिटीज ऐड करने के अगर मैं 1 में से ये वाला केस माइनस कर दूं तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। समझ में बात। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। नॉट सॉल्व्ड का मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार, यानी ए बी सी में से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया है। नन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम। ए बार का मतलब हुआ 1 माइनस 1/3 यानी कि 2/3, और बी बार का मतलब हुआ 1 माइनस 1/5 जो कि मुझे देगा 4/5, और सी बार सिमिलरली 5/6 हो जाएगा। दिस विल गिव मी हाउ मच, 4/9। 1 माइनस 4/9 इज 5/9, जो कि मेरा ऑप्शन बी को करेक्ट करता है। सीबीएसई 25 के सैंपल पेपर के इस सवाल में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालनी है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली जानते हैं कि लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे यहाँ से y डैश इक्वल्स टू log ऑफ x। और अगर ये क्लिक नहीं करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं, ई वाई डैश इक्वल्स टू x में अगर दोनों साइड पर log लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा log ऑफ ई वाई डैश इक्वल्स टू log ऑफ x। यहाँ से मुझे मिल जाएगा y डैश को मैं आगे ले लूंगा बाय यूजिंग log की प्रॉपर्टी, और log ई 1 होता है तो y डैश इक्वल्स टू log x आ गया, सेम रिजल्ट। अब यहाँ से इसको करिए dy बाय dx इक्वल्स टू log x, और वेरिएबल सेपरेबल बनाते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं dy y हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको डायरेक्टली याद है x log x माइनस x प्लस c, तो बहुत बढ़िया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और अदरवाइज आप इसको 1 इंटू log x करके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं।
अब देखिए वेक्टर अलजेब्रा के इस क्वेश्चन में आपको ए और बी के मैग्नीट्यूड्स मालूम है, उनके सम का मैग्नीट्यूड भी मालूम है, हमें उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना है। ध्यान दीजिए ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लोग सेम वही फॉर्मूले से जो हम ए के प्लस बी के प्लस 2 भी जानते हैं उससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसको आप ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी करके बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। सिमिलरली ये वाली आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलता है, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर विल गिव मी व्हाट, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये मुझे मिलेगा ट्वाइस ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बस अब आप देखिए वैल्यूज हमें पुट करनी है यहाँ पर, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, तो ये हो जाएगा 25 और ये हमें फाइंड आउट करना है ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, अब ए भी मालूम है हमें दैट इज 3, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9 और ये हो जाएगा 16, तो ये हमें मिल जाएगा 25 तो 50 यहाँ आ गया, इस 25 को आप यहाँ पर माइनस लेकर के आते हैं तो ये बनता है ए माइनस बी के मॉड का स्क्वायर। ए माइनस बी की वैल्यू मुझे मिल जाती है यहाँ से, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे बिकॉज ये मैग्नीट्यूड है विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आंसर आपका +5 हो जाएगा, दैट मींस सी इज द करेक्ट वन। 1 मार्क के इस क्वेश्चन को अगर आप मन की आंखों से देखते हैं तो 2-3 स्टेप मन ही मन में सॉल्व कर लेंगे और देखेंगे कि ये क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल का है। देखिए 1 माइनस एक्स प्लस वाई अगर मैं कॉमन लेता हूँ राइट साइड में तो मुझे मिलता है 1 माइनस एक्स और ये भी 1 माइनस एक्स है, तो यानी राइट साइड में आप 1 माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है 1 और यहाँ बचता है वाई, ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन। इसमें dy अपॉन 1 प्लस वाई एक साइड करिए और dx 1 माइनस एक्स यहाँ लिख दिया, इसकी इंटीग्रेशन लिखेंगे log 1 प्लस वाई इक्वल्स टू आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन हो गई x माइनस x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, जो कि मेरे ऑप्शन ए को करेक्ट करता है। क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन कोसाइंस यानी डीसीज ऑफ अ लाइन गिवन है और हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ वी नो दैट डीसीज ऑफ अ लाइन में एक रिलेशन होती है कि उनके स्क्वायर्स का सम इक्वल टू 1 होता है, तो ये एल एम एन की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, तीनों इक्वल हैं तो ये बन जाएगा थ्राइस ऑफ √3k का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। यहाँ से आपको k स्क्वायर मिल जाएगा 1/9 जो कि मुझे k की वैल्यू +-1/3 दे देगा, दैट मींस डी इज द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में आपको वेक्टर इक्वेशन निकालनी है लाइन की जो कि पास कर रही है इस पॉइंट से और पैरेलल है y एक्सिस के। इसके लिए हमें ये मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट से x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन r इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। इसको हम a प्लस लैम्डा b से भी रिप्रेजेंट करते हैं इन वेक्टर फॉर्म। ओके, अब यहाँ पर a वेक्टर जो है हमारा यानी पॉइंट वो हो जाएगा i माइनस j प्लस 0, दैट मींस i माइनस j, तो ये तो सब में दिखाई दे रहा है, ये नहीं होगा ऑफ कोर्स आंसर। अब दूसरा लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर निकालना है तो उसमें दे रखा है वाई एक्सिस के पैरेलल, तो वाई एक्सिस के डीसीज हमें मालूम है 0 1 0 होते हैं, तो जो बी वेक्टर होगा जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसके डायरेक्शन रेशियोज इसी प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, दैट मींस हम 0 1 0 ले सकते हैं, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 0 प्लस j प्लस 0। ओके, तो j कैप हो गया बी वेक्टर, सो लैम्डा टाइम्स j वेक्टर, सो b बिकम्स द राइट आंसर। वहीं अगर ये लाइन z एक्सिस के पैरेलल होती तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होता, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस सवाल में आपको डायरेक्शन रेशियोज बतानी है वेक्टर की जो कि पैरेलल है इस लाइन के। अब इसका जवाब देने के लिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1 y1 z1 एंड पैरेलल टू अ वेक्टर b जिसके drs a b c हैं उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर a b c डिनोमिनेटर में drs होते हैं और x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। देखिए पहले मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x माइनस 1/2 तो पहले से ठीक है, माइनस y को हम लिख सकते हैं y माइनस 0/-1, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से बना रहा हूँ और इधर मेरे को z का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना होगा, तो ये बन जाएगा z और प्लस हाफ को मैं थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिख रहा हूँ ताकि z1 भी समझ में आ जाए हमें। ओके, और c की वैल्यू नीचे आ जाएगी 6/2 दैट इज 3। तो अब आप अगर इसको इससे इक्वेट करते हैं तो मुझे abc यानी drs ऑफ द वेक्टर मिल जाते हैं 2 - 1 3, जो कि मेरे ऑप्शन डी को करेक्ट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं कोसेकेंट ऑफ 2 पाई माइनस x की बात करूँ तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसलिए ये माइनस कोसेकेंट x होता है। अगर मैं होल 7 की बात करता हूँ तो भी ये माइनस रहने वाला है, दैट मींस ये f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स क्योंकि माइनस एफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब इसका जवाब 0 होगा, सो ए बिकम्स द राइट आंसर। वहीं अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे cos ऑफ 7x यानी पावर 7 की बात करनी है 0 to 2 पाई, इसकी वैल्यू क्या होगी अच्छे से समझ करके कमेंट में बताइएगा। इंटीग्रेशन के सीधे से सवाल में एक गलती से आपको बचना है। हम जानते हैं e पावर x की इंटीग्रेशन e पावर x होती है, बट e पावर 2x की इंटीग्रेशन में हम इसको 2 से डिवाइड भी करते हैं। एक्चुअली में e पावर ax प्लस b की इंटीग्रेशन जब आप करते हैं तो उसको a से डिवाइड किया जाता है। ये लॉजिक आप एंटी डेरिवेटिव या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ सकते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन से इसको डिवाइड किया जाता है। वेल, इस क्वेश्चन में इसको ट्वाइस करना है तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, बस अब मुझे लिमिट्स पुट करनी है 0 to 2 यहाँ और 0 to a यहाँ पर। अब देखिए अपर लिमिट पुट करता हूँ, ये e पावर 4 बनेगा, लोअर लिमिट e पावर 0, राइट साइड में अपर लिमिट e पावर a, लोअर लिमिट e पावर 0, ये मुझे a की वैल्यू 4 दे देती है, दैट मींस मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है।
cos 2x को अगर मैं cos की टर्म्स में ब्रेक करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। cos 2x का फॉर्मूला हम जानते हैं 2 cos के x माइनस 1, और वही फॉर्मूला मैं cos 2 थीटा में भी लगा रहा हूँ, वो बन गया 2 cos के थीटा माइनस 1। अब आप देखिए नीचे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, ऊपर मेरे पास 2 cos के x और cos के थीटा ये बच गया, मैंने 2 कॉमन लिया है, माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, और डिनोमिनेटर में मेरे पास cos x माइनस cos थीटा है। अब आप देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाता हूं तो नीचे a माइनस b कैंसिल होता है, मेरे पास बचता है 2 cos x प्लस cos थीटा। ध्यान दीजिए cos x की इंटीग्रेशन तो मैं sin x कर दूंगा, लेकिन cos थीटा की इंटीग्रेशन sin थीटा नहीं होती है, वो हो जाएगी x cos थीटा, बिकॉज यहाँ पर cos थीटा इज अ कांस्टेंट, तो इसके साथ 1 है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है। सो ऑप्शन ए इज द राइट वन। इस सीधे से सवाल को देखते ही आप बता सकते हैं ए बी वेक्टर्स ना तो कोलिनियर हैं, ना ही वो पैरेलल हैं, और ना ही यूनिट वेक्टर्स हैं। कैसे? कोलिनियर होने के लिए इनमें कोई ना कोई कॉमन फैक्टर तो होना चाहिए था, जिसको देख करके मैं बोल सकता कि ए इज इक्वल टू लैम्डा बी टाइप्स है। लैम्डा कुछ भी कॉमन फैक्टर हो सकता था, नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कोलिनियर या पैरेलल तो नहीं हो सकते हैं। यूनिट वेक्टर होने के लिए इनका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए था। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो 1 नहीं हो सकता ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 नहीं हो सकता है, तो ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर भी नहीं है, तो ये डेफिनेटली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होंगे। बट यस, कंफर्मेशन के लिए मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेना चाहिए। क्या करेंगे? i के साथ i के कंपोनेंट्स, j के साथ j के, k के साथ k के कंपोनेंट, ये क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हमारा 0 आया है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। सो सी इज द करेक्ट आंसर। वेक्टर्स की शुरुआत में ही हम लोग अच्छे से रट लेते हैं कि ए बी वेक्टर जो होता है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए होता है। दैट मींस ओ बी माइनस ओ ए, यानी बी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स माइनस करके इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये इतनी ज्यादा दिमाग में घुस जाता है कि हम बस ए और बी देखते हैं और ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं, जबकि ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पर ए बी वेक्टर नहीं, रादर आपसे बी ए वेक्टर पूछा गया है, बिकॉज इसमें ए टर्मिनल पॉइंट है और बी इनिशियल पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, इट इज ऑलवेज टर्मिनल माइनस इनिशियल, दैट मींस ओ ए माइनस ओ बी निकालना है हमें यहाँ पर। तो ए में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करूंगा तो 2 माइनस 3 मुझे माइनस आई, माइनस 3 माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जे, और ये 5 माइनस 7 यानी माइनस 2 के कैप। सो डी बिकम्स द राइट आंसर। डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी IF निकालने के लिए पहले मुझे इसको 1 माइनस वाई स्क्वायर से डिवाइड करना होगा, तभी तो ये dx बाय dy प्लस ये वाली टाइप बन पाएगी। इसको मैं इस स्टैंडर्ड टाइप से इक्वेट करता हूं तो p की वैल्यू मुझे मिलती है y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको e टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी वाई करने के लिए मुझे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो आप देखिए इसको -2 से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगी। इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमने ऊपर क्रिएट कर दिया है, तो इसकी इंटीग्रेशन होती है -12 log ऑफ ये dt अपॉन t हो गया ना, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको e की पावर बनाते हैं अगर, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए -12 को मुझे यहाँ पर इसकी पावर बनाना पड़ेगा बाय यूजिंग log की प्रॉपर्टी, सो दैट हम e और log को कैंसिल आउट कर पाए। आप समझ रहे हैं, ये 1 माइनस वाई स्क्वायर होल पावर -12 हो गया। अब ये e और log बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट कैंसिल आउट हो गए, तो ये जो बचा ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, जो कि मेरे ऑप्शन डी को करेक्ट कर रहा है। प्रैक्टिस के साथ साथ इस क्वेश्चन के ऑप्शंस पर नजर डालते ही मुझे आइडिया लग जाता है 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर मुझे क्रिएट करना चाहिए। तो मैं इसमें अगर एक्स स्क्वायर नीचे कॉमन ले लूं डिनोमिनेटर में, तो एक्स स्क्वायर होल पावर 6 बाहर आ गया, अंदर बचा 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होल पावर 6। अब आप देखिए यहाँ से मुझे हिंट मिल गया क्लियरली कि मुझे 4 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को टी पुट करना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन -2 बाय एक्स क्यूब dx इक्वल्स टू dt आ जाएगा। dx अपॉन एक्स क्यूब कहीं पर क्रिएट करना होगा, तो देखिए x पावर 9 और x पावर 12 कैंसिल आउट होते हैं, x क्यूब बचता है, तो dx अपॉन एक्स क्यूब की जगह मैं पुट कर रहा हूं माइनस dt अपॉन 2, और साथ में रह गया ये t पावर 6। इसकी इंटीग्रेशन हम जानते हैं t पावर -5 अपॉन -5, दैट मींस ये मुझे दे देगा 1/10 t पावर -5 प्लस c। t की वैल्यू में वापस पुट करूंगा, मेरा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आपको 3 वेक्टर्स दे रखे हैं ए बी सी, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं 3 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को। हमें ट्राइंगल की टाइप बतानी है, तो आप देखिए तीनों साइड्स के अगर लेंथ यानी मैग्नीट्यूड्स निकाल लिए जाएं तो हम वहां से पता लगा सकते हैं कौन सा टाइप ऑफ ट्राइंगल होगा। ये वाले फॉर्मूले को यूज करके मुझे वेक्टर ए की लेंथ मिल जाती है, यानी एक साइड की लेंथ मिल जाती है 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट मींस √6। उसी तरह से बी वेक्टर यानी दूसरी साइड की लेंथ मिल जाती है 1 स्क्वायर प्लस 9 प्लस 25, दैट मींस ये हो जाएगा 35। ओके, एंड सी वेक्टर की अगर लेंथ निकालते हैं तो हमें मिल जाती है थर्ड साइड, दैट इज 9 प्लस 16 प्लस 16 32 और 9 41, ठीक है 41 मिल गया। अब आप देखिए तीनों साइड में वो इक्वल तो है नहीं, तो आइसोसेलेस या इक्विलेटरल का तो मतलब नहीं बनता है। इनके स्क्वायर्स देख लेते हैं, वो हो जाएंगे 6 35 एंड 41, और यहाँ से हमें दिख रहा है कि 6 प्लस 35 41 के इक्वल होता है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम बता सकते हैं कि तीनों साइड एक राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रही है। सो डी बिकम्स द राइट आंसर। हमें 2 वेक्टर्स दे रखे हैं, उनके मैग्नीट्यूड्स मालूम है और उनका डॉट प्रोडक्ट गिवन है। हमें इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल निकालने का ये वाला फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। ये वैल्यू से मैं पुट करता हूँ इसके अंदर, तो देखिए ये मुझे देगा 2a
डॉट माइनस बी वेक्टर, यानी माइनस को तो मैं बाहर निकाल लूंगा, डिवाइड करूंगा 2a का मैग्नीट्यूड, 2a का मैग्नीट्यूड होगा इसका डबल यानी 2, और b और माइनस b का मैग्नीट्यूड तो एक ही बात होती है, तो ये कैंसिल हुआ। इसकी जगह √3 पुट करता हूं तो मुझे मिलता है -√3/2, जो कि इक्वल होता है माइनस कॉस π/6 के। इस माइनस को जरूर कंज्यूम करवाना होगा हमें पहले, तो ये माइनस हम ले जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी इसको मैं लिख दूंगा पाई माइनस π/6, तो ये मुझे आंसर देता है 5π/6 इक्वल्स टू थीटा। तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। माय डियर सीबीएसई का सवाल आपसे ए मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने को बोल रहा है। अगर आप को फैक्टर्स निकाल के एडजॉइंट ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ए से इस क्वेश्चन को करते हैं तो काफी लेंदी हो जाएगा। यहां ध्यान देंगे, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट्स लेट्स से एक्स वाई जेड हैं, ऑफ कोर्स बाकी सारे एलिमेंट्स इसमें जीरोस होते हैं, तो इसका इनवर्स निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके रेसिप्रोकल्स कर दीजिए अपनी ही जगह पर, यानी एक्स वाई जेड तीनों के रेसिप्रोकल्स कर दीजिए, तो 2 का 1/2, 3 की जगह 1/3, 5 की जगह 1/5, दैट मींस ये इसका इनवर्स हो जाता है। आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो हमारा आंसर ए बन गया। एक शॉर्टकट और याद रखिएगा यहां पर कि इस डायगोनल मैट्रिक्स का या फिर एक्स वाई जेड अगर आपको दे रखा है तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का स्ट्रेट अवे फॉर्मूला होता है एक्स वाई जेड, यानी तीनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट लिख सकते हैं। इस सवाल में आपको जनरल सॉल्यूशन निकालनी है ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट डायरेक्टली जानते हैं कि लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल को लॉगरिथमिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्टली लिख पाएंगे यहाँ से y डैश इक्वल्स टू log ऑफ x। और अगर ये क्लिक नहीं करता है तो आप ऐसा कर सकते हैं ई वाई डैश इक्वल्स टू एक्स में अगर दोनों साइड पर log लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा log ऑफ ई वाई डैश इक्वल्स टू log ऑफ x। यहाँ से मुझे मिल जाएगा y डैश को मैं आगे ले लूंगा बाय यूजिंग log की प्रॉपर्टी, और log ही 1 होता है तो y डैश इक्वल्स टू log x आ गया, सेम रिजल्ट। अब यहाँ से इसको करिए dy बाय dx इक्वल्स टू log x, और वेरिएबल सेपरेबल बनाते हुए इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे। अब आप देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हैं dy y हो जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको डायरेक्टली याद है x log x माइनस x प्लस c, तो बहुत बढ़िया हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। और अदरवाइज आप इसको 1 इंटू लॉग एक्स करके बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करके यहाँ तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ए 5 गिवन है और हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दैट मींस हमें बी इनवर्स ए बी डिटर्मिनेंट होल स्क्वायर इसको इवैल्यूएट करना है। अब इसके लिए मुझे दो बातें मालूम होनी चाहिए। पहला ये कि मैं ए बी सी होल डिटर्मिनेंट को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि उनके रिस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाए। इसका मतलब इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, बी इनवर्स ए और बी इनके तीनों के डिटर्मिनेंट्स। दूसरी बात मुझे ये पता होनी चाहिए कि बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट डी का डिटर्मिनेंट ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब इनका प्रोडक्ट 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट एक्स स्क्वायर, दैट मींस 5 स्क्वायर, तो बी बिकम्स द राइट आंसर। 1 मार्क के इस क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन लगाने की बजाय अगर आप इसको इस तरीके से करते हैं कि ऊपर नीचे मैंने x से मल्टीप्लाई किया इसको और फिर 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया। x स्क्वायर को मैं t पुट करूंगा, ऊपर डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो ये बन जाएगा dt अपॉन t इंटू t प्लस 1। और जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जहां पर ऊपर 1 है और नीचे एक t है और दूसरा एक ज्यादा है, तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1। आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये वापस आपको यही एक्सप्रेशन दे देगा। ध्यान रखिएगा अगर मुझे प्रेजेंटेशन देनी है तो मुझे ए और बी निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली दिखा सकते हैं log ऑफ मॉड t यानी कि log ऑफ मॉड x स्क्वायर, और दूसरा मुझे दे देगा माइनस हाफ log ऑफ मॉड x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये मेरा आंसर आ गया है। इस हाफ को मैं इसकी पावर बना दूंगा, ये log mod x बन जाएगा, सो दैट ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ n बतानी है सच दैट ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो सके। अब आप देखिए यहाँ से अगर मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालता हूँ तो उसको g ऑफ y बाई x अगर बना पाएंगे हम किसी वैल्यू ऑफ n के लिए तो ये इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। अब आप देखिए राइट साइड में हमारे पास log y माइनस log x है, उसमें log की प्रॉपर्टी लगा करके मैं इसको log y बाई x लिख सकता हूँ। y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये y और 1 की जगह आ गया y, ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब x बार n लेफ्ट साइड में है, इसको राइट साइड में डिवाइड कर देते हैं तो ये x बार n यहाँ पर आ गया और यहाँ आ गया। अब ये पूरा y बाई x का फंक्शन तभी बनेगा जब n की वैल्यू 1 होगी, तभी तो ये y बाई x और ये भी y बाई x बच जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 1 होनी चाहिए, दैट मींस बी इज द करेक्ट आंसर। टेन स्क्वायर की इंटीग्रेशन के लिए हमें उसको सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट करना होता है, ये बन जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा बाय 3 माइनस 1। इसकी इंटीग्रेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं। सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है tan थीटा बाय 3 डिवाइड बाय थीटा बाय 3 की डिफरेंशिएशन 1/3। रिमेंबर दिस स्टेप। अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या होगा अभी बताता हूँ। 1 की इंटीग्रेशन थीटा होगी बिकॉज थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रही है, ओके x नहीं। 0 टू पाई मुझे लिमिट्स पुट करनी है, अपर लिमिट पुट करता हूँ, ये 3 को ऊपर ले आया, tan पाई बाय 3 माइनस थीटा की जगह पाई, ये अपर लिमिट पुट किया मैंने, माइनस लोअर लिमिट पुट करता हूँ 0, तो tan 0 तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये तो खत्म हो गया। ये हो गया 3 रूट
3। ओके, tan पाई बाय 3 की वैल्यू पुट करिए और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। वहीं अगर आप ये 1/3 भूल जाते तो आप आंसर निकालते √3 माइनस पाई, तो ऑप्शन सी करेक्ट कर देते। आप तो बोलते कि मेरा ऑप्शन तो अवेलेबल है, तो बी केयरफुल, 1/3 ही लगाना है इसमें। ओके, सीबीएसई के सीधे से सवाल में आपको इस सेट ए के ऊपर टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितनी बनाई जा सकती हैं ये बताना है। अब इसका जवाब आप बड़ी आसानी से दे सकते हैं अगर आपको ये मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 to the power n into n minus 1 या फिर 2 to the power n square minus n, where n is the number of elements in that particular set जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2 हैं, तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कितनी हो जाएंगी, 2 to the power 2 square minus 2, दैट मींस 2 to the power 4 minus 2, जो कि मुझे 4 आंसर दे देता है, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और इन ऑप्शंस पर नजर डालने से मुझे ये हिंट मिलती है कि इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। ये बनेगा 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा मेरा, इसको अगर मैं स्प्लिट कर देता हूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नीचे रह जाएगा, पावर कैंसिल आउट हो गई, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे ये हमारा टाइप रिड्यूस हो गया है एफ एक्स और एफ डैश एक्स टाइप में, इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव ये होता है। तो हमारा आंसर आ गया ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, दैट मींस ऑप्शन ए इज द राइट वन। इस सिंपल से सवाल में आपको ए और बी वेक्टर्स दे रखे हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स हमें मालूम है और साथ में बोल रहे हैं कि अगर ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो बताइए ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। फाइन, तो ए क्रॉस बी क्योंकि यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 गिवन है हमें। ओके, अब ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करके इनटू साइन थीटा, ये दे रखा है हमें इक्वल्स टू 1। साइन थीटा में थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। अब यहाँ से इन दोनों की वैल्यूज हम पुट करेंगे, यानी √3 इंटू 2/√3 ये हमें गिवन है, इंटू साइन थीटा इक्वल्स टू 1, मुझे साइन थीटा की वैल्यू देता है हाफ। ओके, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/6। सच अ सिंपल वन, नो? सो सी बिकम्स द राइट आंसर। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल पर सारे एलिमेंट सेम और किसी कांस्टेंट के इक्वल होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 के इक्वल होते हैं। तो अगर ये मैट्रिक्स एक स्केलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसमें ए, डी और 5 तीनों इक्वल होंगे, दैट मींस ए और डी की वैल्यू 5 हो जाएगी। बी और सी क्योंकि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो वो 0 के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ये वैल्यू इसमें हम पुट करते हैं तो बी और सी वाली टर्म 0 हो गई, ए की वैल्यू 5, 4 इंटू 5 20 प्लस 5 25, सो डी बिकम्स द राइट आंसर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ये फंक्शन क्योंकि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मुझे इसमें पहले डिवीजन करनी चाहिए। डिवीजन के दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसको लॉन्ग डिवीजन से करूंगा या फिर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। ऑल्दो मैं आपको लॉन्ग डिवीजन भी एंड में दिखा दूंगा सोल्यूशन। तो आप देखिए यहाँ पर मैंने 1 ऐड एंड सबट्रैक्ट किया है, तो इसमें ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले इसको स्प्लिट कर लेते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस ए इंटू बी यानी एक्स हो गया, अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 हो गया क्वेश्चन। ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसकी इंटीग्रेशन हम इजीली जानते हैं, एक्स क्यूब बाय 3 देगा ये मुझे इंटीग्रल, यहाँ से मुझे एक्स मिलेगा माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। दैट्स इट, आपका आंसर डी करेक्ट है। अब वहीं अगर मैं इस क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन से करता तो मुझे एक्स क्यूब को एक्स प्लस 1 से डिवाइड करना होगा। तो आप देख रहे हैं इसमें क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर मुझे वही रिजल्ट देगा जो अदरवाइज आइडेंटिटी से भी आया है। इंटीग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझो, ये एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस में एक्स की वजह से दोनों डिफरेंट हो गए हैं, अप्रोच भी डिफरेंट रहेगी। यहाँ पर सिर्फ एक्स स्क्वायर को टी पुट करने की बजाय अगर पूरे डिनोमिनेटर को टी पुट करें तो आसान हो जाएगा। 9 माइनस 4 एक्स स्क्वायर को जब टी पुट करता हूं तो मुझे मिलता है माइनस 8x dx इक्वल्स टू dt, जो कि मुझे x dx यानी ये वाले की वैल्यू माइनस dt अपॉन 8 देता है और नीचे t हमने पुट किया है। इसकी इंटीग्रेशन माइनस 1/8 log ऑफ mod t यानी कि 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c हो जाती है। दैट इज द आंसर। यहाँ पर मुझे इसको 3 स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर करना चाहिए, बजाय 4 कॉमन लेके इसको 3/2 का होल स्क्वायर करने के। अब अगर मैं 2x को t पुट करता हूं तो ये क्वेश्चन बनता है dt अपॉन 2 और ये बन जाता है 3 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, जो कि एक स्पेशल इंटीग्रल है 1/2 इंटू a log ऑफ a प्लस x यानी 3 प्लस t। t की वैल्यू यहाँ पर 2x पुट करिए और 3 माइनस 2x इसका मॉड प्लस c, ये मेरा आंसर हो गया। अगर आप ये कॉन्सेप्ट
जानते हैं कि ex इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रल ex एफ एक्स प्लस सी होता है, जहां पर एफ डैश एक्स एफ एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। बाई पार्ट से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, इसका सेकंड इंटीग्रल इससे कैंसिल आउट हो जाता है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को इसमें यूज करता हूं तो बिना कलम उठाए आप बता सकते हैं कि इसका जवाब बी होगा, बिकॉज सीकेंड एक्स का एग्जैक्ट डेरिवेटिव सीकेंड tan यहाँ पर अवेलेबल है। बट वहीं अगर ये वाला सवाल आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आपके थोड़े से एफर्ट लगेंगे। x को मैं चेंज कर लूंगा x प्लस वन माइनस वन में, और नीचे x प्लस वन होल स्क्वायर है इंटू एक्स चल रहा है। x प्लस वन और वन को स्प्लिट कर लेंगे, अलग अलग करते हैं। x प्लस वन इसके साथ जाएगा तो ये बनेगा वन अपॉन एक्स प्लस वन, और दूसरा पार्ट आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब आप बता सकते हैं कि इसका जवाब एक्स इंटू फंक्शन यानी वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी होगा, बिकॉज इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव इंक्लूडिंग दिस माइनस साइन ये होता है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सोच करके एक्साइटमेंट में गलती मत कर दीजिएगा कि साइन पाई बाय 3 की वैल्यू और साइन इनवर्स हाफ की अलग अलग वैल्यू निकाली और दोनों को ऐड कर दिया। सो बी केयरफुल, पहले आपको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे, साइन ऑफ पाई बाय 3 अभी एज इट इज रखिए, प्लस साइन इनवर्स हाफ हम जानते हैं पाई बाय 6 के इक्वल होता है। पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 को हम ऐड कर सकते हैं जो कि पाई बाय 2 हो जाएगा, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। And therefore A becomes the right answer. Skew symmetric matrix के डायगोनल पर सारे एलिमेंट जीरो होते हैं तो A की वैल्यू हमें जीरो मिल जाएगी, एंड डायगोनल के अपोजिट जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। जैसे 5 माइनस 5 1 माइनस 1, वैसे ही B और C भी इक्वल एंड अपोजिट होंगे। दैट मीन्स B को हम माइनस C या C को माइनस B बोल सकते हैं। इसका मतलब इन दोनों का सम जीरो को इक्वल होगा, तो B प्लस C तो जीरो हो गया, और 2a भी जीरो है क्योंकि a की वैल्यू जीरो है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल हो जाता है। दैट मींस a बिकम्स द राइट आंसर। इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस तो बड़े ही सीधे से बेचारे से होते हैं, देखते ही पता चल जाता है क्या करना चाहिए, बट हाँ उसके लिए जरूरत है मन की आंखों की, और मन की आंखें आती हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से। मेरा मन कह रहा है मैं इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं। तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने यहाँ पर ऐसे लिखा, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करता हूँ जो कि ऑलरेडी सीकेंट माइनस टेन एक्स है, तो ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अब ये एक्सप्रेशन तो 1 के इक्वल होती है, हम जानते हैं। तो अब बचा क्या हमारे पास, सिर्फ ये न्यूमरेटर में सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है जो कि टेन एक्स होती है, और सीकेंट टेन एक्स की इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स होती है। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। है ना आसान क्वेश्चन। अब वहीं अगर इसका उल्टा होता तो आंसर क्या आता, कमेंट करके जरूर बताइए। क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकालने के लिए अगर दोनों साइड पर tan इनवर्स ले लिया जाए तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू मुझे tan इनवर्स k दे देता है। अब इसको इजीली हम दोनों साइड पर डिफरेंशिएट कर लेंगे। लेफ्ट साइड में क्वेश्चन टूल लगाता हूं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर ऊपर एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी 1 प्लस वाई डैश माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर जो कि 1 माइनस वाई डैश हो जाएगा, इक्वल्स टू, रिमेंबर ये कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंशिएशन जीरो होगी, 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ये इधर जाके जीरो हो जाएगा। अब आप वाई डैश की टर्म्स इकट्ठी कर लीजिए, वाई डैश मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट ओपन करके एक्स माइनस वाई आएगा, एक वाई डैश मुझे यहाँ से प्लस दे देगा, माइनस माइनस प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, और बाकी टर्म्स एक्स माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस वाई मिलेगा, एक माइनस एक्स प्लस वाई इससे ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस एक्स माइनस वाई को जीरो। टर्म्स को रीशफल कर लेते हैं, माइनस 2y उधर जाके प्लस 2y हो गया, यहाँ पर वाई वाई कैंसिल, 2x इधर आकर के नीचे आ जाएगा, तो वाई डैश मुझे वाई बाई एक्स देता है। दैट मींस ऑप्शन बी बिकम्स द राइट आंसर। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए मुझे x पावर 4 कॉमन निकालना चाहिए ताकि स्क्वायर रूट से x स्क्वायर बाहर निकले, वो मुझे x पावर 5 देगा। अब मुझे दिखाई दे रहा है 1 बाय x4 प्लस 1 को अगर मैं t पुट करता हूं तो इसकी डिफरेंशिएशन माइनस 4 बाय x5 dx मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, जिसको मैं माइनस dt अपॉन 4 पुट कर दूंगा और इसको रूट t पुट करूंगा तो मेरा इंटीग्रल कुछ ऐसा बनेगा जिसकी इंटीग्रेशन रिवर्स पावर रूल से एक ही स्टेप में निकाली जा सकती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस हाफ रूट t प्लस c मिलता है, t की वैल्यू मैं वापस पुट करूंगा और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर ऐसा जरूर नहीं है कि एक क्वेश्चन के अंदर आपको एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव बस परोस करके दे दिया जाएगा कि पुट कर लीजिए और हो गया काम। जी नहीं, मिस्टर इंडिया बना होगा फंक्शन कभी कभी, तो आपको प्रैक्टिस वाले लाल चश्मे को पहन करके देखना होगा जैसा हमने इसमें देखा, और तब जाकर के फंक्शन रिड्यूस हो पाया इस टाइप में। इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए इसके न्यूमरेटर 1 को मैं चेंज कर रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में। थीटा बोले तो यहाँ पर 2x है, न्यूमरेटर को अब हम स्प्लिट कर देंगे, साइन स्क्वायर 2x को इसके साथ अलग करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा ये, और कॉस स्क्वायर 2x अब कट जाएगा तो ये बचेगा 1 बाय साइन स्क्वायर 2x। 1 बाय कॉस स्क्वायर 2x को मैं सीकेंट स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ और 1 बाय साइन स्क्वायर को मैं
कोसेकेंट स्क्वायर 2x लिख सकता हूँ। इन दोनों की इंटीग्रेशन डायरेक्टली हम जानते हैं क्या होती है। सेकेंट स्क्वायर 2x की इंटीग्रेशन tan 2x डिवाइड बाय 2 होती है। डोंट फॉरगेट एंगल की डिफरेंशिएशन से डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर, ओके। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल सकते हैं आप इसको। कोसेकेंट स्क्वायर 2x इज माइनस cot 2x डिवाइड बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमारा आंसर आ जाता है। अगर आप 2 भूल जाते हैं तो आपको भटकाने के लिए उन्होंने ऑप्शन बी भी दे रखा है, भटकना नहीं है, ओके। सो सी इज द राइट आंसर। असर्शन रीजनिंग के इस क्वेश्चन में एक चीज तो हमें क्लियरली दिखाई दे रही है दैट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x हैज रेंज दिस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ये तो करेक्ट है, तो रीजन तो ट्रू है। अब हम असर्शन को भी चेक कर लेते हैं। उसको मैं ब्रेक कर लेता हूं। एक्सप्रेशन साइन इनवर्स x प्लस 2 कॉस इनवर्स x को मैं दो बार ही लिख रहा हूं, यानी कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x ब्रेक करके लिख दिया। ऐसा इसलिए ताकि इसकी वैल्यू हम पाई बाय 2 लिख सके। हम जानते हैं ये पाई बाय 2 होता है। अब यहीं से हमें आइडिया लग जाता है कि ये असर्शन गलत है। 0 से पाई तो कॉस इनवर्स x की रेंज होती है। आप जानते हैं कॉस इनवर्स x 0 से पाई के बीच में होता है। तो ऑब्वियसली अगर पाई बाय 2 में ऐड करता हूं तीनों जगह पर तो पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2 के बीच में आ जाएगा इसका रेंज। तो जो हमारा एक्सप्रेशन है पाई बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स x, दैट मींस असर्शन इज रॉन्ग, फॉल्स। सो असर्शन फॉल्स है, रीजन आर ट्रू है। सो डी बिकम्स द राइट आंसर। अगर आप देखें यहाँ पर x ex को अगर t पुट कर दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू ज्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता है, बस आपको एक नजर चाहिए वो फंक्शन ढूंढने की और उसका डेरिवेटिव जिसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर पाए। अब अगर मैं यहाँ पर x ex को t पुट करता हूँ तो देखिए x ex की डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज ex की डिफरेंशिएशन ex प्लस ex एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1, इसको dx लिखा इक्वल्स टू dt। अब आप देखेंगे यही तो न्यूमरेटर दे रखा है ex इंटू 1 प्लस x, ठीक है। कॉमन ले लेंगे ex तो ये x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो जो इंटीग्रल है वो बन गया dt अपॉन cos स्क्वायर t, और cos स्क्वायर t नीचे है मतलब ये बन गया सेकंड स्क्वायर t। सेकंड स्क्वायर t की इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हम जानते हैं tan t प्लस c होती है, और t की वैल्यू वापस पुट करता हूँ x e x, तो मेरा आंसर बी करेक्ट हो जाता है। सीबीएसई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है सो दैट ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सके। अब हम जानते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो f डैश x मुझे क्या मिलता है, a कांस्टेंट एज इट इज x की डिफरेंशिएशन 1 और cos x की माइनस sin x। ये पूरा नेगेटिव होना चाहिए तभी ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ये नेगेटिव होने के लिए या तो ये नेगेटिव हो या फिर ये नेगेटिव हो। ये ब्रैकेट यानी 1 प्लस sin x नेगेटिव हो नहीं सकता है। क्यों, देखिए जरा sin x की वैल्यू कहां लाई करती है, -1 और 1 के बीच में। मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा बिकॉज अगर sin x को -1 रख दूंगा तो ये टोटल इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो फिर वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नहीं रहेगा। सो विल अवॉइड दिस वैल्यू। तो 1 प्लस sin x की वैल्यू की अगर बात करें तो वो कहां लाई करेगी, 0 से 2 के बीच में। देख रहे हैं आप, तो 1 प्लस sin x हमेशा 0 से 2 यानी कि पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि टोटल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाए। तो a की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, इसका मतलब a शुड लाई बिटवीन -∞ टू 0 एंड देयरफॉर c बिकम्स द राइट आंसर। वहीं अगर डिक्रीजिंग के बजाय इंक्रीजिंग पूछा गया होता तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होता, कमेंट करके बताइए। सीबीएसई 22 से इसका सवाल आपसे बोल रहा है लेट ए बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड अगर डिटर्मिनेंट ए एक्स दे रखा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब एक बात यहां समझनी है, अगर वो याद रखेंगे तो आप इसका जवाब 2 सेकंड में दे सकते हैं। यहां ध्यान देंगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं उसके डायगोनल पर सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं और अक्रॉस द डायगोनल जो एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। ये आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अब अगर ये डिटर्मिनेंट 0 है दैट मींस x की वैल्यू 0 है, और अगर x 0 है तो इसका मतलब है एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 will be equal to 1. So D is the right option. इस क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात हो रही है। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कभी भी इंटीग्रल वैल्यूज पर कंटिन्यूअस नहीं होता है, वो डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। आप देख रहे हैं ब्रेक हो रहा है, मतलब x की वैल्यू अगर 0 है तो y की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 1 पहुंचती है तो y की वैल्यू 1 हो जाती है, मतलब यहां से वो जंप कर जाता है, एक स्टेप आगे बढ़ जाता है। उसी तरह से x की वैल्यू अगर 2 आती है तो y की वैल्यू भी 2 हो जाती है, तो ये स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में जो भी वैल्यूज होंगी, अगर मैं 1.5 की बात करता हूं तो ऑफकोर्स इसका आंसर मुझे 1 मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1.5 है तो इसके लेफ्ट में y की वैल्यू 1 है और राइट में भी y की वैल्यू 1 है। आप समझ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट अगर मैं निकालूंगा तो भी इसका आंसर 1 आएगा और राइट हैंड लिमिट निकालूंगा तो भी इसकी वैल्यू 1 आने वाली है। ये तीनों चीजें बराबर हैं, तो 1.5 इनफैक्ट कोई भी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज, कोई भी रियल नंबर जो इंटीजर्स नहीं है उस पर ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। सो बी इज द राइट आंसर।
अगर इसको क्वोशंट रूल से करने के बजाय इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cosec से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। न्यूमरेटर को मैं cosec से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 माइनस 10x मिलता है और डिनोमिनेटर को cosec से डिवाइड करने पर 1 प्लस 10x हो जाता है। अब इसमें हम ऊपर वाले 1 को tan पाई बाय 4 लिख रहे हैं माइनस 10x एज इट इज, और नीचे जो 1 है उसको मैं कुछ नहीं चेंज कर रहा, रादर इस 10x को इनटू 1 कर देते हैं और इस 1 की जगह पर वापस tan पाई बाय 4 लिख दिया मैंने। अब ऐसा करने का फायदा हमें क्या मिलेगा, देखिए ये बन गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, दैट मींस tan a माइनस b का फॉर्मूला। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने रिड्यूस कर दिया है tan के फॉर्मेट में, जिसकी डिफरेंशिएशन हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं। tan की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं सेकंड स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस x होती है, और एंगल की डिफरेंशिएशन नहीं भूलना है बाय चेन रूल, तो इसकी डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, यानी इसको मैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा आंसर आ जाता है जो कि ऑप्शन ए को करेक्ट कर देता है। इस एमसीक्यू में एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए अपने ही एडजॉइंट मैट्रिक्स के इक्वल दे रखी है और यहां से हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं 2/2 स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना विदाउट फाइंडिंग माइनस एंड कोफैक्टर्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या किया जाता है, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज करते हैं और ऑफ डायगोनल के आगे साइन चेंज कर दिया जाता है। अब ये वाली मैट्रिक्स इक्वल दे रखी है खुद मैट्रिक्स ए के इक्वल, दैट मींस ए बी सी डी। अब ये दोनों का ऑर्डर सेम है, ऑफ कोर्स दोनों इक्वल मैट्रिसेस हैं और साथ ही उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाएंगे, यानी डी ए के इक्वल होगा माइनस बी बी के इक्वल है। इसका मतलब क्या होता है कि बी 0 हो जाएगा, माइनस सी और सी इक्वल है, इसका मतलब सी 0 हो जाएगा, तो बी और सी तो 0 हो गए, तो यहां से तो 0 0 आ गया। अब ए और डी में ए डी के इक्वल है और डी ए के इक्वल है, दैट मींस इसका आंसर 2a या 2d हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर 2a या 2d में 2a आंसर दे रखा है, सो ए बिकम्स द राइट आंसर। सीबीएसई के असर्शन रीजनिंग में अच्छा रहता है अगर आप छोटी स्टेटमेंट को पहले चेक कर लें। इसमें लिखा है रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ दिस इज 0 टू पाई, जो कि गलत है। हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होती है। अब क्योंकि रीजन आर फॉल्स है तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर और कहीं फॉल्स नहीं होता। अगर असर्शन फॉल्स आ जाता है किसी क्वेश्चन में तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। बट ये एक टिप है, इसको रटिएगा मत, कहीं ऐसा ना हो हमारी ये वाली बात सुनकर के सीबीएसई अगली बार ऑप्शंस में कुछ फेरबदल ना कर दे तो धोखा हो जाएगा। ओके, सो असर्शन भी चेक कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स का अगर हम रेंज की बात करते हैं वो कहां लाई करेगा, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। अब मुझे ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स एक्स की रेंज चाहिए तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तीनों साइड पर, तो मुझे क्या रेंज मिल जाएगी, माइनस पाई से पाई के बीच में। अब प्लस 3 पाई बाय 2 करना है तो मैं तीनों साइड पर 3 पाई बाय 2 ऐड कर दूंगा, तो 3 पाई बाय 2 यहाँ ऐड करते हैं, यहाँ भी ऐड करेंगे, बीच में तो कर ही रहे हैं, ऑफकोर्स फंक्शन है, तो ये मुझे पाई बाय 2 और ये 5 पाई बाय 2 देता है, जो कि रेंज दे रखी है। तो असर्शन ए ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो सी रिमेन्स द करेक्ट आंसर। आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है जो कि नॉन सिंगुलर है और उसमें एक एलिमेंट स्मॉल ए ऐसा है जो किसी एक सेट कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है, हमें वो सेट ए बताना है। अब हम जानते हैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां से पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपांड कर सकते हैं, क्या मिलेगा मुझे 1 इनटू दिस विल गिव मी 3 माइनस ए, सेकंड एलिमेंट नेगेटिव साइन लग जाएगा, पोजीशन ऑड है, 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 1 मुझे देगा, प्लस 1 इनटू मुझे मिल जाएगा 2a माइनस 9, और यहां से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे 2a और माइनस ए देते हैं, और ये 3 प्लस 2 माइनस 9 दैट इज माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0 रख रहा हूं इसको, बिकॉज ऑफ कोर्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहां से मुझे मिलता है दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 4, यानी a की वैल्यू 4 के अलावा कुछ भी हो सकती है। दैट मींस सेट a क्या हो जाएगा, रियल नंबर माइनस 4, सो D becomes the right answer। क्वेश्चन में हमें एक ऑन टू फंक्शन गिवन है जो कि R टू A डिफाइन किया जा रहा है। R डोमेन है और A कोडोमेन है और हमसे A पूछा गया, दैट मींस हमें कोडोमेन निकालना है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब उसमें कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं तो ऐसे फंक्शन को ऑन टू फंक्शन बोला जाता है। इसका मतलब हमें इस फंक्शन का रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज निकालने के लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ऑफ कोर्स एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव या 0, 0 या 0 से बड़ा सेट ऑफ रियल नंबर्स हमें डोमेन दे ही रखा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ऐड कर दूंगा दोनों साइड पर, तो यहां से हमें क्या मिल गया, ये 1 ऐड क्यों करा, सो दैट हमें यहां पर y मिल जाए, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया और यही हमारा रेंज हो गया। रेंज को हम दूसरी फॉर्म में लिखेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 टू इंफिनिटी इंक्लूडिंग 1, सो C बिकम्स द राइट आंसर, वही हमारा सेट A हो जाता है। माय डियर, इस क्वेश्चन में आपको इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। अब ये अंडरस्टूड है, एज पर आवर सिलेबस हम वैल्यू की जब बात कर रहे हैं दैट मींस प्रिंसिपल वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो साइन इनवर्स हाफ यानी सबसे इनर मोस्ट से स्टार्ट किया जाना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में। साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू हम जानते हैं पाई बाय 6 होती है, राइट। साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री, यानी पाई बाय 6 पर, तो पाई बाय 6 यहां पर पुट किया, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पाई बाय 3 बन जाता है। अब पाई बाय 3 के बाहर चलें तो कॉस
π/3 आ गया हमारे पास। cos π/3 की वैल्यू वापस मुझे हाफ दे देती है, इनटू ये वाला 2 करता हूं तो 1 ब्रैकेट के अंदर बच जाता है इस पूरे की जगह पर। तो tan इनवर्स 1 हम जानते हैं प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से अगर बात करूं तो ऑफ कोर्स इसका आंसर π/4 होता है, जो कि ऑप्शन बी को करेक्ट कर देता है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बतानी है, जिसमें हर एंट्री 1 या -1 होनी चाहिए। बाय डेफिनेशन हम जानते हैं एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है, जब उसका ट्रांसपोज खुद मैट्रिक्स ए के इक्वल होता है और वो दिखने में कुछ ऐसी होती है कि उसका डायगोनल पर तो आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन बाकी जो अक्रॉस द डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे ये दोनों हो गए, ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स फिल करने हैं तो ये 3 एलिमेंट्स और ये तीनों, या फिर मैं इनकी बात कर लूं, एक ही बात है, इनको फिल करना है मुझे किनसे, 1 या -1 से। तो कुल मिला के कितने एलिमेंट्स हैं, 6। तो इन 6 प्लेसेस पे 1 और -1 को कितने वेज में फिल कर सकते हैं, 2 to the power 6 बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट मींस 64 टोटल अरेंजमेंट्स बनाई जा सकती हैं। ध्यान दीजिए जो बीईसी है वो जो यहां पर भर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली यहां पर भी आ जाएंगे, क्योंकि हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाता है। रिलेशन आर डिफाइन की जा रही है ऑन अ सेट ए, हमें उसका टाइप बताना है। अब बाय डेफिनेशन हम जानते हैं रिलेशन इक्विवेलेंस कब होती है, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होती हैं। अब यहाँ पर मुझे तीनों टाइप तो चेक करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, ऑफ कोर्स 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना कुछ तो नहीं पूछेंगे वो। यहाँ पर वो उम्मीद कर रहे हैं आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो, वो है कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी रिलेशन का। एक रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होती है, ध्यान से सुनिए, जब उसके अंदर सारे एलिमेंट्स वही अवेलेबल हों जहां पर वो खुद से ही रिलेटेड है। यानी सेट ए जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन की जा रही है, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो खुद से ही रिलेटेड होने चाहिए, किसी और से नहीं होने चाहिए, और उनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचना चाहिए जो खुद से रिलेटेड ना हो। यानी 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 2 से, 3 3 से, 4 4 से, ऐसी रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। रिमेंबर, आइडेंटिटी रिलेशन इज ऑलवेज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, सो डी इज द राइट आंसर। स्क्वायर मैट्रिक्स और इस इक्वेशन से x स्क्वायर की वैल्यू पूछी जा रही है। अब आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बिकॉज ai और ia इक्वल होते हैं। तो ये मुझे 9i स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर दे देता है। i स्क्वायर की वैल्यू i के इक्वल होती है, और 16a स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए हमें यहाँ पर a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना होगा। वो देखिए a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे ये मैट्रिक्स मिल जाती है। अब यहाँ से मैं माइनस कॉमन लेकर के इसको 1 0 0 1 दैट मींस माइनस i के इक्वल रख सकता हूँ। अब ये माइनस i जब मैं a स्क्वायर की जगह यहाँ पर पुट करता हूँ तो ये माइनस 16 प्लस 16i हो जाता है, जो कि 25i मुझे दे देता है लेफ्ट हैंड साइड पर। राइट साइड पे x स्क्वायर i ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ से इक्वेट करते हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू 25 आ जाती है। रिमेंबर, ये देख करके 25 आंसर में करेक्ट कर देना, आपको x पूछा गया है तो x की वैल्यू +-5, दैट मींस C बिकम्स द राइट आंसर। माय डियर, इस क्वेश्चन का कांसेप्ट ध्यान से समझिएगा, इससे जुड़ा हुआ एक सवाल का जवाब आपने एंड में देना है। अब देखिए यहाँ पर x² + 3 क्योंकि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और या फिर यूं कहिए पैराबोलिक फंक्शन है, जो कि हमेशा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, प्रोवाइडेड वो कहीं पर बीच में ब्रेक ना हो रहा हो। अब देखेंगे यहाँ पर 0 पर इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है, दैट मींस 0 पर डाउटफुल केस है। तो 0 पर अगर मैं लिमिट निकालता हूं तो 0 + 3 दैट मींस लिमिट मुझे 3 मिल जाती है, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 1 दे रखी है। अब क्योंकि लिमिट एंड वैल्यू अनइक्वल है एट x = 0, देयरफॉर ये फंक्शन 0 पर डिसकंटीन्यूअस रहेगा। अब क्योंकि 0 पर डिसकंटीन्यूअस है दैट मींस ये 0 पर ही नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा, बाकी सारी वैल्यूज 0 को छोड़ के ये फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल रहेगा। तो इसका मतलब सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस 1 की जगह पर आप मान लीजिए 3 ये फंक्शन में दिया होता तो इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट होता, कमेंट करके बताइए। दो मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है और यहां से हमें x + y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस इक्वेशन को पहले a इनवर्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए। a स्क्वायर को मैं a * a लिख सकता हूं, और इसको -3a को मल्टीप्लाई करूंगा a इनवर्स से तो ये 3a इनवर्स * a हो जाएगा, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स * a इनवर्स, तो a इनवर्स रहने वाला है। राइट साइड में 0 यानी 0 मैट्रिक्स है, उसको अगर a इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, 0 मैट्रिक्स रहेगा। ये a इनवर्स * a आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, * a मुझे वापस a दे देगा, -3a इनवर्स * a फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा, प्लस a इनवर्स हम एज इट इज रख लेते हैं। यहां से a इनवर्स की वैल्यू मेरे पास -a + 3i आ जाती है। अब आप देखिए एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन a इनवर्स के मैं पहले दे रखी है, इन दोनों को इक्वेट करता हूं तो x की वैल्यू मुझे -1 और y की वैल्यू 3 मिल जाती है। इन दोनों का सम 2 है और हमारा आंसर बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि हमसे x + y की वैल्यू पूछी गई है।
एक जैसे दिखने वाले दो क्वेश्चन का डिफरेंस समझिए। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं के की वैल्यू सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूस हो सके। अब आप देखिए 2 के लेफ्ट में फंक्शन की एक्स स्क्वायर है जो कि पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस रहेगा। राइट साइड में 3x + 5 भी पोलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस रहेगा। 2 पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए ये वाला फंक्शन यूज करना होगा, तो मुझे x की वैल्यू 2 पुट करने पर 4k मिल जाती है लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए 3x + 5 यूज करता हूं, x की वैल्यू 2 पुट करने पर मुझे RHL 11 मिल जाता है। वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ कोर्स 11 ही है। तीनों को इक्वेट करते हैं, वहां से हमें k की वैल्यू 11/4 मिलती है, सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता है। सो डी इज द राइट आंसर। वहीं अगर इस क्वेश्चन में देखें तो 0 के लेफ्ट में ये फंक्शन पोलिनोमियल है, कंटिन्यूस रहेगा। राइट साइड में cos x फंक्शन है तो ये कंटिन्यूस रहेगा। वहीं अगर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करें तो 0 पे LHL मुझे यहां से 0 देता है और राइट साइड cos 0 मुझे 1 देता है। LHL RHL अनइक्वल है, इसलिए फंक्शन में k की कोई भी वैल्यू पुट कर दी जाए ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। सो डी इज द राइट आंसर। आपको डिटर्मिनेंट ए 2 दे रखा है जो कि 2/2 मैट्रिक्स है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसके लिए हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला कि डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। इनवर्स मतलब यहां पर रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं बिकॉज नंबर है डिटर्मिनेंट ए, इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट में से जब एक स्केलर बाहर आता है तो k⁴n हो जाता है, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब अगर हम ये वाली प्रॉपर्टी इसमें लगाते हैं तो यहाँ से 4 जब बाहर निकलेगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा और अंदर ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट रह जाएगा। रिमेंबर ये ए इनवर्स जो है एक तरह से इसकी जगह पर यूज किया है, ये एक सिंबल ही तो है, ये XYZ कुछ भी हो सकता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ लगा करके हमें इसको 16 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मैं ये वाली प्रॉपर्टी लगाता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मींस 16 डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो कि मुझे 16/2 यानी 8 देता है और हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। माय डियर, स्मार्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस विल बी कम्यूटेटिव। ना इन जनरल हम जानते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होती है, तो क्या इस एक नंबर के सवाल में आपसे 4 नंबर के एफर्ट्स मांगे जा रहे हैं कि आप हर किसी को मल्टीप्लाई करके चेक करें? जी नहीं, स्मार्टली वर्क करना है। यहां देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और हम जानते हैं आई ए को मल्टीप्लाई करें या ए आई को मल्टीप्लाई करें दोनों ही ए के इक्वल आते हैं, दैट मींस ये वाला प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है। बट रुको जरा, सिर्फ यही आंसर नहीं है, इस पर भी नजर डालिए। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आपको याद रखना है कि दो डायगोनल मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर का प्रोडक्ट भी हमेशा कम्यूटेटिव होता है, दैट मींस बी एंड सी दोनों ही कम्यूटेटिव प्रोडक्ट्स हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन। ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन को करने के लिए हमें थ्योरम्स याद रखनी होंगी। एफ और जी कंटीन्यूअस अगर होते हैं तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कॉम्पोजिशन सब कुछ कंटीन्यूअस होता है। रिमेंबर दिस, एफ एक्स अगर ये वाला फंक्शन है तो इसके अंदर वाले फंक्शन को मैंने जी एक्स मान लिया और एक फंक्शन एच एक्स कंसीडर करा मॉड एक्स। अब आप देखिए जी एक्स पोलिनोमियल और मॉडुलस फंक्शन का एडिशन है तो एज पर दिस थ्योरम ये कंटीन्यूअस होगा क्योंकि ये इंडिविजुअली कंटीन्यूअस फंक्शंस होते हैं। मॉड एक्स कंटीन्यूअस होता ही है। अब अगर मैं यहां से h ऑफ जी एक्स निकालना चाहूं तो कंपोजिशन कैसे निकालेंगे? h में gx यानी gx की वैल्यू पुट कर देता हूं 1 - x प्लस मॉड x। अब आप देखिए h एक ऐसा फंक्शन है अगर उसमें x इनपुट डाला जाता है तो आउटपुट मॉडुलस बन के बाहर निकलता है, तो इसका मतलब ये इनपुट जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा? इस इनपुट का मॉडुलस। ओके, अब ये फंक्शन और कुछ नहीं बल्कि गिवन फंक्शन f(x) के इक्वल है। हमने देखा कि gx और hx कंटीन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिशन भी कंटीन्यूअस होगा एज पर दिस थ्योरम, तो इसका मतलब f(x) कंटीन्यूअस फंक्शन है एवरीवेयर, सो डी इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, सीबीएसई 23-24 का सवाल आपसे डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x स्क्वायर पूछ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। हम जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये x और ये x सेम होते हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर इनमें से कोई भी डिफरेंट हो जाए, जैसा इस क्वेश्चन में हमारे पास x की जगह x स्क्वायर है, अगर मैं उसको f मान लेता हूं तो हमारा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। हम यहाँ पर अब चेन रूल लगाएंगे, तो tan इनवर्स f की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के लिए मुझे पहले 1/1 प्लस एफ स्क्वायर लिखना होगा x की जगह पर, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। रिमेंबर दिस चेन रूल। ओके, अब 1/1 प्लस एफ स्क्वायर अगर मैं यहां पर अप्लाई करता हूं, f जो कि x स्क्वायर है इस क्वेश्चन में, तो ये मुझे x पावर 4 देता है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ f यानी x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम जानते हैं 2x होती है, तो ये मेरा आंसर बन जाता है 2x/1 प्लस x4 जो कि बी ऑप्शन को करेक्ट कर देता है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने के लिए आपको 4 बातें ध्यान रखनी है। पहला, log m टू द पावर n में n आगे आ जाता है, log ऑफ e 1 होता है जो कि नेचुरल लॉग भी बोला जाता है, log x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1/x होती है और ये क्वेश्चन रूल आप जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहां पर फंक्शन की पावर फंक्शन हो, हम दोनों साइड पर log ले लेते हैं, यहां पर भी log और यहां पर भी log लूंगा, तो log m टू द पावर n वाली प्रॉपर्टी लगाकर ये मुझे y log x इक्वल्स टू राइट साइड में x - y पावर आगे आ जाएगी
इंटू लॉग ई जो कि 1 होता है। यहां से मैं y को एक साइड पे इकट्ठा करता हूं तो x अपॉन 1 प्लस लॉग x मुझे y के इक्वल मिल जाता है, जिसकी डिफरेंशिएशन हम क्वोशिएंट रूल लगा के करेंगे तो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ऊपर 1 प्लस लॉग x यानी डिनोमिनेटर अभी एज इट इज रहेगा, n डैश यानी x की डिफरेंशिएशन 1 होती है और माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 1 की 0 log x की 1 बाय x। तो ये कट के 1 बन जाएगा और ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर बचेगा log x और नीचे एज इट इज। तो ये सी ऑप्शन को करेक्ट कर देता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल आपसे एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन पूछ रहा है। दैट मींस इसको हम u इसको v मान लें तो मुझे du by dv कैलकुलेट करना है। अब इसको करने के लिए मुझे तीन बातें ध्यान रखनी है। पहला, du by dv du by dx डिवाइड बाय dv by dx से कैलकुलेट होगा। दूसरा, ef की डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल ef इनटू f डैश होती है और fn की डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल nfn-1 इनटू f डैश होती है। अब इन तीनों को यूज करते हुए अगर मैं e पावर sin स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करता हूं तो e पावर sin स्क्वायर x एज इट इज आएगा पहले, इनटू f की डिफरेंशिएशन दैट मींस sin स्क्वायर x की डिफरेंशिएशन के लिए ये वाला कांसेप्ट लगाता हूं तो 2 पावर आगे आ जाएगी, ये मुझे 2 sin x देगा और sin x की डिफरेंशिएशन cos x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। डिवाइड करूंगा मैं v यानी cos x की डिफरेंशिएशन माइनस sin x से, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। अब जो आंसर बचा वो ऑप्शन सी को करेक्ट कर देता है। सीबीएसई का एक क्वेश्चन आपसे इस रिलेशन से dy by dx पूछ रहा है at x equals to 1। अब आप देखिए यहाँ पर x ey equals to 1 को मुझे डिफरेंशिएट करना होगा दोनों साइड पर, उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाया जाएगा। uv की डिफरेंशिएशन हम जानते हैं uv डैश प्लस vu डैश होती है। अब इसको मैं u और इसको v मान लूं तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ ey जो कि मुझे ey इनटू y डैश देता है। रिमेंबर चेन रूल से हमें y डैश भी लिखना होगा, डोंट फॉरगेट दिस, प्लस ey अब यहाँ पर एज इट इज रहेगा और फर्स्ट फंक्शन की डिफरेंशिएशन यानी x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। अब मुझे y डैश को एक साइड रखना है और बाकी टर्म्स को मैं दूसरी साइड ट्रांसफर कर दूंगा तो ये माइनस ey हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा x ey तो ये मुझे माइनस 1 बाय x दे देता है। अब मुझे y डैश एट x इक्वल्स टू 1 निकालना है, दैट मींस x की वैल्यू 1 पुट करनी है तो ये मुझे माइनस 1 मिल जाएगा। दैट मींस ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। माय डियर, क्वेश्चन आपसे रिलेशन पूछ रहा है बिटवीन पी एंड क्यू सो दैट एफ एक्स कंटिन्यूअस हो सके एट एक्स इक्वल्स टू 3। अब आप देखिए 3 के लेफ्ट एंड राइट में ये फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, लेफ्ट में पी एक्स माइनस 1 से और राइट साइड में क्यू एक्स प्लस 2 से। अब अगर 3 पे कंटिन्यूअस होना चाहिए दैट मींस 3 के लेफ्ट में LHL और राइट में RHL इक्वल होने चाहिए वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। ये तीनों इक्वल रखेंगे, यहां से हमें पी और क्यू में रिलेशन मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मुझे px माइनस 1 यूज करना है, x की जगह 3 पुट करने पर मुझे 3p माइनस 1 मिल जाता है। राइट साइड में x की वैल्यू 3 पुट करूंगा RHL के लिए तो मुझे 3q प्लस 2 मिल जाएगा। अब ऑफ कोर्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन 3p माइनस 1 ही है तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। यहां से 3p माइनस 3q इक्वल्स टू मुझे 3 मिल जाता है which gives me p minus q equals to 1, so C becomes the right answer। इस फंक्शन fx का डोमेन r प्लस और कोडोमेन r गिवन है। r प्लस माने नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स दैट इज 0 टू इंफिनिटी। अब अगर मुझे इसको 1 चेक करना है तो उसके लिए fx1 इक्वल्स टू fx2 रख लेते हैं। अगर हम यहां से x1 इक्वल्स टू x2 तक पहुंच गए दैट मींस ये फंक्शन 1 प्रूव हो जाएगा। देख लेते हैं fx1 यानी 4x1 प्लस 3 और fx2 यानी 4x2 प्लस 3। अब यहां से 3 और 4 को कैंसिल करके मुझे x1 इक्वल्स टू x2 मिल गया, दैट मींस ये फंक्शन 1 है। ऑन टू के लिए हम इसकी रेंज निकाल लेंगे, अगर रेंज इक्वल आ गई कोडोमेन के तो हम कहेंगे फंक्शन ऑन टू है। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 4 इंटू एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। 3 ऐड करने पर मुझे 4x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिल गया, दैट मींस रेंज यानी y यानी fx 3 से इंफिनिटी मुझे मिल जाता है जो कि r यानी कोडोमेन के इक्वल नहीं है, दैट मींस ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ऑफ कोर्स 3 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं उनके लिए कोई भी प्री इमेज नहीं है in the domain set, therefore 1 but not on 2 becomes the right answer। सीबीएसई का क्वेश्चन देख के आपको लगेगा मालूम नहीं इसके अंदर डिटरमिनेंट की बात भी कर रहे हैं, डेरिवेटिव की बात भी कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर fx हमें 2/2 डिटरमिनेंट दे रखा है। सबसे पहले हम इसका वैल्यू निकाल लेते हैं डिटरमिनेंट की, दैट मींस x स्क्वायर इंटू माइनस 1 माइनस x स्क्वायर माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई डिटरमिनेंट की। अब क्योंकि मुझे f डैश 0 इक्वल्स टू 1 पुट करना है, वहां से मैं p की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो मुझे पहले f डैश x चाहिए होगा, तो f डैश x हम निकाल सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करना जानते हैं, माइनस 2x ये हो जाएगा और p क्योंकि कांस्टेंट है तो ये मुझे p cos x दे देगा। अब ये डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव f डैश x निकला हमारा, उसमें 0 पुट कर देंगे x की जगह पर तो वो वैल्यू मुझे 1 दे रखी है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस p cos 0 इक्वल्स टू 1 गिवन है। यहां से मैं p की वैल्यू निकाल लूंगा एक स्टेप में, माइनस p cos 0 का मतलब कितना होता है 1 इक्वल्स टू 1, दैट मींस p इक्वल्स टू
-1. So D becomes the right answer. माय डियर इंपॉर्टेंट सवाल आपसे मैट्रिक्स एक्स पूछ रहा है। क्लियरली एक्स का ऑर्डर 2 by 2 होगा। आप इसको ए बी सी डी लेकर के भी कर सकते हैं, लेंदी हो जाएगा। b इज इक्वल टू ए एक्स विल बी अ स्मार्ट वे। x इक्वल्स टू ए इनवर्स b फाइंड आउट कर लेंगे। ए इनवर्स निकालना आसान है। 1 बाय डिटर्मिनेंट a जो कि 1 - 6 यानी -5 होता है। एडजॉइंट निकालने के लिए डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज, ऑफ डायगोनल के आगे साइन चेंज। अब इसको मुझे इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आप देखेंगे फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करने पर मुझे 8 - 18 - 10 देता है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 14 - 14 0 देता है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करके -24 + 9 दैट इज -15। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करके मुझे -42 + 7 दैट इज -35 देता है। और इसको -1/5 से मल्टीप्लाई करने पर मुझे 2037 दैट मींस ऑप्शन सी मिल जाता है। आप चाहें तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल चेक कर सकते हैं अपने आंसर को। माय डियर सीबीएसई 22-23 के सवाल में ए एंड बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस दे रखे हैं। ए बी सिमेट्रिक कब होगा ये हमें बताना है। ए बी सिमेट्रिक होने के लिए उसके ट्रांसपोज को ए बी के इक्वल होना चाहिए। ए बी होल ट्रांसपोज तो हम जानते हैं वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज लिखा जा सकता है बाय यूजिंग रिवर्सल लॉ, बट बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है और ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, क्योंकि बी और ए दोनों ही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। तो इसका मतलब ए बी होल ट्रांसपोज बी ए के इक्वल आ गया, जबकि वो ए बी के इक्वल होना चाहिए। अगर मैं इस बी ए को ए बी बनाता हूं, यानी ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ए बी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो इसका मतलब सी इज द राइट ऑप्शन। सीबीएसई का सवाल आपसे डेरिवेटिव ऑफ sin x स्क्वायर पूछ रहा है। विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू √π पर। अब इसको हम y मान लेते हैं। y इक्वल्स टू sin x स्क्वायर मुझे फंक्शन गिवन है। इसका डिफरेंशिएशन हम चेन रूल से करेंगे। y डैश मुझे पहले sin का डिफरेंशिएशन cos ऑफ x स्क्वायर दे देता है। डोंट फॉरगेट x स्क्वायर का डेरिवेटिव भी निकालना है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2x से। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू √π। तो हम यहाँ पर x की जगह पर √π पुट कर देंगे। ये बन जाएगा cos ऑफ √π का स्क्वायर, दैट मींस cos π बन जाएगा। और cos π की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है, जो कि -cos 0 होती है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये मुझे -2√π दे देता है। cos 0 = 1 होता है। अब -2√π यानी सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है और आपको मिल जाता है 1 नंबर। माय डियर, इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो दैट ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए 0 पर। 0 पर लिमिट और वैल्यू दोनों को इक्वल रखेंगे, वहां से k की वैल्यू आ जाएगी। लिमिट निकालने के लिए आप देखेंगे डायरेक्टली अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म है। तो इसका मतलब मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। तो उसके लिए हम इसको रेशनलाइज करना जानते हैं। यहाँ पर इसको मैं अपोजिट साइन यानी 4 + x + 2 और अंडर द रूट 4 + x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ऊपर फॉर्मूला लगा करके ये 4 + x - 4 बन जाएगा, a - b × a + b, और नीचे आ गया x × 4 + x + 2। अब आप देखेंगे 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। अब मैं इसमें लिमिट पुट कर सकता हूँ। x की वैल्यू 0 पुट करने पर मुझे यहाँ पर √4 यानी कि 2 + 2 दैट मींस 1/4 मिल जाती है लिमिट, और वैल्यू मुझे ऑलरेडी k गिवन है, तो k = 1/4 आ जाता है। सो b बिकम्स द राइट आंसर। Set of human beings में एक रिलेशन गिवन है that x is 5 cm shorter than y, that means x equals to y - 5। अब अगर रिफ्लेक्सिव चेक करना है, that means x से रिलेटेड होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। x खुद से 5 सेंटीमीटर छोटा कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए अगर मान लीजिए xy अवेलेबल है, तो yx भी r को बिलोंग करना चाहिए, जो कि अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी है। अगर x y से छोटा है तो y तो x से बड़ा हो जाएगा, छोटा कैसे हो जाएगा? दैट मींस ये अवेलेबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन डी बच जाता है, जिसको हम करेक्ट कर देंगे। बट अपनी तसल्ली और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए xy अवेलेबल है, जो कि गिवन है, और yz भी अवेलेबल है। इसका मतलब x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है और y z से 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो x और z में तो 10 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ जाएगा। मैथमेटिकली बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि x = y - 5, तो y = z - 5 इसमें पुट कर दीजिए, ये डिफरेंस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का, यानी x = z - 10 बन जाएगा, जो कि गलत है डेफिनेशन के हिसाब से। तो डी बिकम्स द राइट आंसर। सीबीएसई का एक क्वेश्चन आपसे कांस्टेंट c की वैल्यू पूछ रहा है सो दैट ये फंक्शन कंटीन्यूअस हो जाए फॉर ऑल रियल नंबर्स। दैट मींस 4 पे भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसका मतलब 4 पर LHL, RHL और वैल्यू तीनों इक्वल हो जाएंगी। अब अगर मुझे LHL निकालना है तो मैं <4 यानी ये वाला फंक्शन चूज करूंगा। मैं x की जगह डायरेक्टली 4 पुट कर रहा हूं, 4 - h, या फिर राइट साइड में 4 + h पुट करके, टाइम नहीं ज्यादा लगाना इसमें। 4² - c² = मुझे 4c + 20 दे देता है x की वैल्यू। RHL में भी हमने पुट कर दिया 4 इक्वल्स टू वैल्यू देखेंगे, क्योंकि x = 4 भी यही वाला फंक्शन है, तो ये भी 4c + 20 दे देगा। ऑल्दो सिर्फ इन दोनों से ही हमारी बात बन जाएगी। c की वैल्यू निकालने के लिए c² को इधर ले जाते हैं, +4c + 16 यानी 4 = 0, दैट मींस c + 2 होल स्क्वायर = 0, मुझे c = -2 दे देता है। दैट मींस a becomes the right answer। इस क्वेश्चन में आपको ये इक्वेशन दे रखी है where a is a square matrix of order 2। वो बोल रहे हैं find the sum of all possible values of k।
अब हम जानते हैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये k टू द पावर n बाहर निकलेगा डिटर्मिनेंट में से, वेयर n इज द ऑर्डर, जो कि यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब ये k स्क्वायर डिटर्मिनेंट ऑफ a बन जाएगा। इसको मैं इससे इक्वेट करता हूँ तो डिटर्मिनेंट a कैंसिल होता है, मुझे k स्क्वायर की वैल्यू 1 मिल जाती है, और यहाँ से पॉसिबल वैल्यू जो k की निकलेंगी वो +1 और -1 निकलती है। रिमेंबर हमें सम पूछा गया, दैट मींस इन दोनों का सम 0 हो जाएगा, सो डी बिकम्स द राइट आंसर। माय डियर सीबीएसई 23-24 के सवाल में आपसे k की वैल्यू पूछ रहे हैं। इसको एक्सपेंड करने से पहले अच्छा रहेगा अगर हम एबीसी इसमें से कॉमन ले ले, तो मुझे अंदर जो एक्सपेंशन करने के लिए डिटरमिनेंट मिल जाता है वो बड़ा इजी हो जाता है। आप देखेंगे इसको किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करता हूं तो -1 इंटू ये 1 -1 यानी 0 हो जाता है, ये पोजीशन नेगेटिव है, ये मुझे -1 यानी -2 देता है, ये पॉजिटिव पोजीशन है, ये मुझे 1 2 दे देगा। ओके, सो ये हो जाएगा 4abc, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ से इसको कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू मुझे 4 मिल जाती है, एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। सीबीएसई का एक क्वेश्चन आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है, जिसको निकालने के लिए हमें दो रिजल्ट्स पता होने जरूरी है। पहला है a इनवर्स का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये 1 के इक्वल होता है, यानी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखिएगा। दूसरा k a का होल डिटर्मिनेंट अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो k जब बाहर निकलेगा तो k टू द पावर n हो जाएगा इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करते हैं एलएचएस में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कांस्टेंट 1/2 अगर डिटर्मिनेंट से बाहर निकलेगा तो 1/2 क्यूब बन के बाहर निकलेगा, बिकॉज 3 इज द ऑर्डर, और a इनवर्स का डिटर्मिनेंट हमने देखा 1 बाय डिटर्मिनेंट a के इक्वल होता है एज पर दिस। तो अगर आप एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट करते हैं तो ये कैंसिल होते हैं, तो k की वैल्यू मुझे 8 मिल जाती है, एंड b बिकम्स द राइट ऑप्शन। If the sum of all the elements of a 3x3 scalar matrix is 12, then what is the value of A22? हम जानते हैं 3x3 स्केलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स जो कि डायगोनल पर होते हैं इक्वल होते हैं, उनको हमने k मान लिया, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जीरोस होते हैं। अब हमें इन सारे एलिमेंट्स का सम 12 के इक्वल दे रखा है, दैट मींस 3k इक्वल्स टू 12, मुझे k इज इक्वल टू 4 दे देगा। इसका मतलब डायगोनल पर रखे सारे एलिमेंट्स 4 के इक्वल हैं, और हमें A22 की वैल्यू पूछी गई है, ऑब्वियसली वो भी 4 हो जाएगी। माय डियर सीबीएसई 22-23 के सवाल में वो आपसे x की वैल्यू पूछ रहे हैं, a प्लस a ट्रांसपोज √3i के इक्वल दे रखा है। a की वैल्यू से हम ट्रांसपोज बड़ी आसानी से फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाकर लिख सकते हैं, और इन दोनों का सम √3i यानी कि √3 0 0 √3 ये वाली मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हुए cos x में cos x ऐड करते हैं तो 2 cos x इक्वल्स टू √3 बन जाता है। यहां से मुझे cos x की वैल्यू √3/2 मिलती है, जो कि मुझे x की वैल्यू π/6 दे देता है। दैट मींस आंसर बी इज करेक्ट। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, sin x में -sin x 0 हो जाएगा, ये दोनों का सम भी 0 और इन दोनों का सम यही मिल जाएगा। सवाल आपसे मैट्रिक्स A पूछ रहा है, A इनवर्स गिवन है, हम जानते हैं A इनवर्स होल इनवर्स वापस मुझे A दे देता है। अब अगर मैं इसको B मान लूं तो B इनवर्स इक्वल्स टू A, दैट मींस मुझे एडजॉइंट B डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट B फाइंड आउट करना है। एडजॉइंट B यानी इसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान रहेगा, 1/7 को एज इट इज, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, यहाँ पर सेम है, ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स के साइन को उल्टा कर दिया जाता है, तो ये मुझे एडजॉइंट B मिल गया, डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट B यानी इसका डिटर्मिनेंट जो कि एक ही स्टेप में अगेन निकाला जा सकता है, 1/7 को बाहर निकालेंगे तो 1/7 स्क्वायर निकलेगा, k पावर n वाला फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। इसका डिटर्मिनेंट 2 × 2 4 + 3 दैट इज 7 दे देगा, ये कैंसिल हुआ, 1/7 कैंसिल हुआ, ये मैट्रिक्स A मिल गया जो कि ऑप्शन बी को करेक्ट कर देता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके i के इक्वल आना चाहिए, ये आप चेक कर सकते हैं। A इंटू एडजॉइंट है, ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? अब हम जानते हैं दैट A इंटू एडजॉइंट A इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, और यहां अगर देखें तो इसको हम 3 इंटू I लिख सकते हैं, हर एलिमेंट में से 3 कॉमन निकल रहा है यहाँ पर, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू मुझे 3 मिल जाती है। अब मुझे एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी निकालनी है, तो ये हम फॉर्मूला अगेन जानते हैं कि ये इक्वल होता है डिटर्मिनेंट A रेज़ टू द पावर n-1 के, n जो कि यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है जो कि 3 दे रखा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, तो इसकी वैल्यू अगर पुट करते हैं 3 तो ये मुझे 9 दे देता है, दैट मींस ये 9 है और ये 3 है, तो टोटल 12 बिकम्स द आंसर।
इंटीग्रेशन के लगभग एक जैसे दिखने वाले क्वेश्चंस में जिनके आंसर्स भी आप देख रहे हैं साइन इनवर्स में ही आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस एक्स की वजह से जो यहाँ पर है यहाँ पर नहीं है, मुझे इस क्वेश्चन में थोड़े एफर्ट्स ज्यादा करने होंगे। ध्यान दीजिए, पहले हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो ये तो डायरेक्टली मैं रिड्यूस कर सकता हूँ ये वाले स्पेशल इंटीग्रल में। कैसे करेंगे? 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और 4x स्क्वायर को लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ये वाले इंटीग्रल से तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स की जगह पर क्या है? 2x अपॉन ए कितना हमारा इसमें 3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2x की डिफरेंशिएशन 2 से डिवाइड भी करना होगा मुझे। ओके, ये आप 2x को टी पुट करके बड़े इजीली समझ सकते हैं। छोटा क्वेश्चन है तो हम इसको डायरेक्टली यूज कर लेंगे। ओके, तो ये मेरा ऑप्शन बी करेक्ट कर देता है। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो सबसे पहला काम जो मुझे ऐसे क्वेश्चन में करना होता है वो ये कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे पहला रूल ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं -4 को कॉमन लूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस अंदर क्या बचेगा 9/4x। ठीक है, अब ये क्योंकि अंडर रूट है तो इस -4 को तो मैं बाहर नहीं निकाल सकता, मतलब माइनस को नहीं निकाल सकता, 4 को तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस को निकालेंगे तो आयोटा हो जाएगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगा, तो इस माइनस को आप अंदर रखिए। अब हमने क्या करना है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 9/4 जो है उसका हाफ कीजिए यानी 9/8। ओके, इस 9/8 के स्क्वायर को हम एड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इस 9/4 को मैं 2 इंटू 9/8 लिख सकता हूँ। और अब जो ये हाफ किया हमने 9/8, इसके स्क्वायर को ऐड किया और इसके स्क्वायर को ही यानी इसी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। कर सकते हैं, दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। ओके, लेकिन इसका फायदा क्या होगा हमें, देखिए ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला a² + b² - 2ab का, यानी x - 9/8 होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। ये -9/8 होल स्क्वायर एज इट इज रखिए। अगले स्टेप में इस माइनस को हम कंज्यूम कर लेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा 9/8 का होल स्क्वायर पहले आ जाएगा और -x - 9/8 होल स्क्वायर यहाँ अंदर आ गया। अंडर द रूट चल रहा है, 1 अपॉन इंटीग्रल में वापस लेकर के आ रहा हूँ इसको मैं, और ये 1/2 बाहर था। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रल अब आप देखिए रिड्यूस हो गया है इस वाले टाइप के अंदर जिसमें a 9/8 है और ये पूरा हमारा x हो गया। तो इसकी इंटीग्रेशन तो मैं अब डायरेक्टली कर सकता हूँ ना। ये 1/2 तो एज इट इज रखा बाहर, ऑब्वियसली साइन इनवर्स x, x क्या है, x - 9/8 अपॉन a दैट इज 9/8। अच्छा, इसमें डिफरेंशिएशन से मुझे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज x - 9/8 की डिफरेंशिएशन वैसे भी 1 ही होती है। तो ये बन जाएगा 8x - 9/9, 8 कैंसिल हो जाएगा, जो कि मेरे ऑप्शन बी को करेक्ट कर देगा।